गैladriel जब वेलिनोर जा रही थी वो अपनी शिप से कूद जाती है, जबकि उसे पता था सब उसे भगौड़ा कहेंगे। बट उसने अपने फर्ज को चुना। उसने यकीन किया हेलब्रांड साउथलैंड का एक असली वारिस है। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि गैladriel को हेलब्रांड पसंद आने लगा है, लेकिन इससे पहले कि उनका रिश्ता आगे बढ़ता, गैladriel को पता चला उसकी सोच गलत थी और हेलब्रांड उसे बेवकूफ बना रहा था, जो असल में सौरॉन था। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कैलिब्रिम्बोर को भी सौरॉन ने अपने जाल में फंसाया और रिंग्स बनवाई। गैladriel ने सीजन 1 के आखिर में सौरॉन का सामना किया, लेकिन उसने गैladriel को भी अपने जादू में फंसाया और वहां से बच निकला। एलरॉन को भी हेलब्रांड की असली पहचान का पता चला, पर उसे समझ नहीं आया कि गैladriel ने ये बात सबसे छुपाई क्यों। आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो राज खुल गया कि अडार और सौरॉन के बीच क्या हुआ था, और सबसे जरूरी बात, क्यों अडार ने ये दावा किया कि उसने सौरॉन को मार डाला जबकि सौरॉन जिंदा था। जब मॉर्गोथ का खात्मा हुआ तब सौरॉन ने ऑर्क्स की फौज की कमांड अपने हाथों में ले ली। उसका ख्वाब पूरे मिडल अर्थ पर राज करने का था और उसने ऑर्क्स को कहा कि वो उनके लिए सबसे बेहतर राजा बन सकता है। उसने ऑर्क्स को बोला कि इंसान उनसे नफरत करते हैं और एल्व्स उन्हें मारना चाहते हैं। सौरॉन ने उन्हें लालच दिया। उसने कहा कि अगर वो उसका साथ देंगे और वो जो कहेगा वो करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें मिडल अर्थ के हीलर के रूप में देखा जाएगा, ना कि बस एक श्राप के रूप में जो जीने लायक नहीं है। सौरॉन का एक मोटो था जो वो बार बार कहता था। वो इंसानियत पर हुकूमत चाहता था, ना कि बस इंसानों पर। दुनिया पर राज करने की उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि उसने ऑर्क्स पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे वो बस इस्तेमाल होने वाले टूल्स हों। बहुत सारे ऑर्क्स इस दौरान मारे गए और फौज में इस बात का गुस्सा फैला हुआ था। अडार जो सौरॉन का कमांडर था खामोश था। वो पहला करप्ट एल्फ था, इसलिए ऑर्क्स उसे अपना पिता मानते थे। शायद ऑर्क्स इस बात से नाराज थे कि अडार ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन अडार चालाक था। उसे पता था कि धोखा देना उसका सबसे बड़ा हथियार है और उसे अपने कार्ड संभल कर खेलने थे। जब ऑर्क्स की फौज सौरॉन पर शक करने लगी तब अडार ने सबके सामने कहा सौरॉन उनका असली राजा है। लेकिन फिर अडार ने कुछ ऐसा किया जो सौरॉन ने भी नहीं सोचा था। अडार जो क्राउन सौरॉन को पहनाने वाला था, उसी से उसने सौरॉन पर वार किया। अडार ने कमांड अपने हाथ में ले ली, लेकिन उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि उसकी असली मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। काला खून सौरॉन की बॉडी से बहकर जमीन में बह गया, जिस वजह से सौरॉन जिंदा रहा। सौरॉन ने रूप बदल लिया और मिडल अर्थ में एक बॉडी की तलाश में घूमता रहा। एक दिन उसे ये मौका मिल गया। उसने एक औरत को मारकर एक आदमी का रूप ले लिया, जिसे उसने हेलब्रांड का नाम दिया। आगे चलते हुए उसे एक ग्रुप मिला। इस ग्रुप के एक बुजुर्ग आदमी ने सौरॉन से कहा कि वो उसके साथ चले। सौरॉन उनका हिस्सा बन गया। ये शिप से जा रहे थे तब एक बड़े क्रिएचर ने इनकी शिप तबाह कर दी। सौरॉन ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने बुजुर्ग आदमी का लॉकेट छीन लिया और पानी में कूद गया। सौरॉन को शायद ये मालूम था कि वो इस लॉकेट का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए कर सकता है, ताकि वो मान ले कि वो किसी राजा का वंशज है। सौरॉन ने सीजन 1 में झूठ नहीं बोला था जब उसने कहा उसने अपना लॉकेट लाश पर से उठाया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां हेलब्रांड यानी सौरॉन लिंडन से साउथलैंड्स आ गया है, जो वोल्केनो के फटने से मॉर्डोर में बदल चुका है। उसने जानबूझकर अपने को ऑर्क से पकड़वा लिया और अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना किया। अडार ने सौरॉन को पहचाना नहीं, क्योंकि अब वो एक दूसरे आदमी की बॉडी में है। अडार अब भी सौरॉन को साउथलैंडर्स का लीडर मान रहा है। हेलब्रांड चाहता है वो यहाँ मौजूद लोगों को रिहा कर दे, तो वो उसको एक राज बताएगा। अडार थोड़ी हिम्मत दिखाता है और उस पर यकीन करता है। उसने हेलब्रांड को कैद कर लिया है। वो उसे बहुत खराब हालत में रखता है। अगर अडार ने उसे ऑक्स पर छोड़ दिया होता तो वो अब तक हेलब्रांड को खा चुके होते। अडार को पता है ये इंसान उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आखिरकार अडार हेलब्रांड को बताता है उसके लोगों को रिहा कर दिया गया है और अब वो अपना राज बता सकता है। जैसा कि हमें पता है सौरॉन एक चालाक इंसान था। उसने अपनी बातों से अडार को भी गुमराह कर दिया। उसने अडार को बताया कि एल्विश इलाके में एक पावरफुल जादूगर आ गया है। उसका कहना है सौरॉन दिन ब दिन और भी पावरफुल होता जा रहा है और वो सौरॉन को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगा। वो आगे कहता है वो एल्व्स को इनकी मदद करने के लिए राजी कर सकता है। फिर अडार अपनी ऑर्क सेना के साथ आकर अपने दुश्मन को मार सकता है।
अडार हेलब्रांड को रिहा कर देता है, ये जाने बिना कि उसने गलती से सौरॉन को आजाद कर दिया है। वहीं एलरॉन्ड को पता चल चुका है जो आदमी हेलब्रांड बनकर सबको गुमराह कर रहा था वो असल में सौरॉन है। इससे दो चीजें हुई। पहली, उसे गैलाड्रियल पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसने ये बात सबसे छुपाई, और दूसरी, उसने सोचा कैलिब्रिम्बोर और सौरॉन ने जो 3 रिंग्स बनाई उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एलरॉन्ड को पता है चाहे ये रिंग्स एल्फ्स के लिए कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इन्हें वो नहीं पहननी चाहिए। उसने ये बात फौरन गिलगलाट को बताई, बट वो रिंग के मामले में गैलाड्रियल का सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो उससे कितने ही नाराज क्यों ना हो। उन्हें लग रहा है वो एल्फ्स की आखिरी उम्मीद है। ये देखकर एलरॉन्ड रिंग्स लेकर भाग जाता है। उसका मानना है सिर्फ एक ही शख्स है जो उन रिंग्स को डिस्ट्रॉय करने में उसकी हेल्प कर सकता है। एलरॉन्ड ने सिरडन के पास जाने का फैसला किया है। वो शिप्स बनाते हैं और उन्हें बहुत ही इज्जतदार एल्फ माना जाता है। एलरॉन्ड के कहने पर वो रिंग्स लेकर चले जाते हैं। वो समुद्र में आ गए हैं, लेकिन वो जैसे ही उन रिंग्स को फेंकने की कोशिश करते हैं कुछ अजीब होता है। वो रिंग्स फेंक नहीं पाते, इसलिए वो उसे किंग गिलगलाड के पास लेकर आते हैं, जो उस वक्त अपनी आवाम को मिडल अर्थ छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हम देखते हैं सिरडन ने रिंग पहनी हुई है। वो दूसरी गिलगलाड को देते हैं। जब तीसरी रिंग की बारी आती है तो वो नीचे गिर जाती है और घूमते हुए उस जगह पहुंचती है जहां गैलाड्रियल खड़ी थी। गैलाड्रियल ने इसे एक तरह का इशारा समझा और तीसरी रिंग पहन ली। जैसे ही तीनों रिंग्स पहन ली गईं, ट्री ऑफ लाइफ फिर से जगमगाने लगा। गिलगलाड भी ये बात समझ नहीं पाए कि ये सब कैसे हो रहा है। इसी दौरान सौरॉन यानी हेलब्रांड एरेगन वापस आ गया कैलिब्रिम्बोर से मिलने। कैलिब्रिम्बोर जो एक महारथी लोहार है, अपने किले से हेलब्रांड को देख रहा है, लेकिन उससे मिलने नहीं गया क्योंकि गैलाड्रियल ने उसे हेलब्रांड से दूर रहने के लिए कहा था। अब तक कैलिब्रिम्बोर को ये पता नहीं कि हेलब्रांड असल में सौरॉन है। दुनिया के दूसरे कोने में नॉरी और स्ट्रेंजर, जिन्होंने रून जाने का अपना नया सफर शुरू किया था, अपना रास्ता भटक गए हैं। लेकिन स्ट्रेंजर इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। इनका खाना खत्म हो चुका है। स्ट्रेंजर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खाना पैदा करने से भी डर रहा है। नॉरी उसे बार बार कहती है कि अपनी पावर्स पर भरोसा करे, लेकिन स्ट्रेंजर डर रहा है कि कहीं वो फिर से नॉरी को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। फाइनली नॉरी के काफी कहने पर स्ट्रेंजर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके खाना ढूंढने का फैसला करता है। इन्हें सरवाइव करने लायक कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, पर उसे पता है वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसे बार बार एक ही ख्वाब आ रहा है जिसमें वो अपने आप को एक चोटी पर खड़ा पाता है। हाथ में एक छड़ी है। उसे समझ नहीं आ रहा इस सपने का क्या मतलब है। तभी नॉरी और स्ट्रेंजर को महसूस होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है। ये उसे पकड़ लेते हैं। ये पॉपी है। वो अपने साथ सैडोक बोरो का मैप लेकर आई है। इन दोनों हारफुट्स को समझ आता है कि जो गाना ये बचपन में गाते थे वो असल में एक डायरेक्शन थी जो इन्हें रून की जमीन तक ले जा सकती है। तो ये तीनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, बिना ये जाने कि इनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। वहीं डोरिन फोर्थ अब प्रिंस नहीं रहा। हालांकि वो अपनी फैमिली के साथ कैसल में ही रहता है, लेकिन अब इन्हें सेविंग्स जैसे मामले की टेंशन लेनी पड़ रही है। काजादूम के हर एक बोने को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है अर्थक्वेक। इससे उन चीजों पर असर पड़ता है जिससे माइंस में रोशनी आ रही थी। यहाँ हर तरफ अंधेरा हो चुका है। शायद ये अर्थक्वेक एक आम भूकंप नहीं है। र्यूमर्स फैलने लगते हैं कि माइंस पर श्राप लग गया है क्योंकि प्रिंस डोरिन ने एल्ड्रॉन को यहाँ बुलाया था। डीसा ऐसी अफवाह फैलाने वालों को डांटती है और किंग डोरिन से जाकर मिलती है। सोल्यूशन निकाला जाता है कैसे ये अंधेरे से निपटेंगे। डीसा का कहना है अगर वो और उनके असिस्टेंट जोर से गाएंगे तो वो शार्प जो काजादूम में रोशनी लाते हैं फिर से खुल जाएंगे। किंग डोरिन डीसा को ये कोशिश करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेड था ये प्लान काम नहीं करता। इसके बाद किंग डीसा को शुक्रिया कहते हैं और फैमिली के बारे में पूछते हैं। डीसा इस मौके का फायदा उठाती है। वो किंग को सलाह देती है कि वो अपने बेटे से सुलह करें और काजादूम के लिए उसके साथ मिलकर कोई सोल्यूशन निकालें, लेकिन किंग डोरिन अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। इस बीच प्रिंस डोरिन माइंस में काम कर रहा है। उसके साथ ही उसे परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो एक राजकुमार है और उसने कभी ऐसी मेहनत नहीं की। काम खत्म करने के बाद वो घर वापस आता है। डीसा चाहती है डोरिन अपने पिता से सुलह कर ले।
ये सुनते ही डूरिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी ये हालत उसके पिता के घमंड की वजह से हुई है और राजा को पहले माफी मांगनी चाहिए। उधर एक घुड़सवार जिसके चेहरे पर मास्क लगा है, नॉरी, पॉपी और स्ट्रेंजर का पीछा कर रहा है। ये कैरिस गियर में है। कैरिस गियर एक ऐसी जगह है जो वेस्टर्न रून में है और पूरी तरह पत्थरों से बनी है। यहाँ हमें एक डार्क विज़र्ड से मिलाते हैं जो बिल्कुल सारोमन जैसा है। अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग देखी होगी तो आपको याद होगा कि सारोमन कौन था। वो अपने सेवक से बात कर रहा है। उसके आसपास कई कीड़े उड़ रहे हैं। उन सेवकों में से एक अपने हाथ पर कट लगाती है और अपना खून जमीन पर गिराने लगती है। इस तरह वो ड्वेलर को बुलाते हैं। ड्वेलर डार्क विज़र्ड को बताती है कि सौरॉन अब एक नए रूप में है और स्ट्रेंजर हारफुट्स के साथ रेगिस्तान में खो गया है। डार्क विज़र्ड सोचता है इससे पहले कि स्ट्रेंजर अपनी पावर्स का यूज करना सीखे, उसे रोक देना चाहिए। इसीलिए वो अपने ट्रैकर्स को उनका पीछा करने भेजता है। खोजी वादा करता है कि वो स्ट्रेंजर को पकड़ लेगा, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो उसे धमकी देगा कि ये नॉरी और पॉपी को मार देंगे। डार्क विज़र्ड के ट्रैकर्स लगभग हारफुट्स और स्ट्रेंजर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही हारफुट्स और स्ट्रेंजर को एहसास होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, वो अपने को रेगिस्तान की झाड़ियों और पत्थरों के बीच छुपा लेते हैं। फिर ये अपना रास्ता बदलने का फैसला करते हैं और रून पहुंचने के लिए सबसे खतरनाक रास्ता चूज करते हैं। रेगिस्तान में हारफुट्स को खींचते हुए स्ट्रेंजर बेहोश हो जाता है। पॉपी को एक कुआं नजर आता है, तो ये दोनों हारफुट स्ट्रेंजर को वहां ले जाते हैं ताकि उसकी जान बचाई जा सके। कुएं से पानी निकालते वक्त पुले पर लगी घंटी बजने लगती है, जिससे ट्रैकर्स को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। जैसे ही वो इन्हें पकड़ने वाले थे, स्ट्रेंजर उठता है। उसे यहाँ एक छड़ी मिलती है जिसे वो अपने सपनों में देख रहा था। उसका इस्तेमाल करके वो तूफान बनाता है जिससे वो इन्हें पकड़ ना पाए। पर इस चक्कर में नॉरी और पॉपी उड़ जाती हैं और स्ट्रेंजर की छड़ी भी टूट जाती है। वहीं गलैड्रिल एक सपना देख रही है जिसमें वो अपने भाई फिनरॉड की याद में बीज बोती है, लेकिन ये सपना जल्दी ही बुरे ख्वाब में बदल जाता है जब वो देखती है कैलिब्रिम्बोर को पेड़ ने जकड़ लिया है और वो 19 रिंग्स की प्रोफेसी बता रहा है। 3 एल्फ्स के लिए, 7 ड्रॉफ्स के लिए और 9 इंसानों के लिए। फिर उसकी मौत हो जाती है। इस दौरान हाई किंग गिलगलैड अडार पर हमला करने और सौरॉन को ढूंढने की प्लानिंग कर रहे हैं। गलैड्रियल गिलगलैड को वार्न करती है कि ये गलती होगी अगर वो सोच रहे हैं कि सौरॉन खुद को सिर्फ मोडोर तक सीमित रखेगा, क्योंकि सौरॉन अपने आप को पूरे मिडल अर्थ का रूलर मानने लगा है। पहले गलैड्रियल को एल्रॉन की वो बातें गलत लग रही थी जब उसने कहा कि सौरॉन अपनी बनाई हुई रिंग्स के जरिए मिडल अर्थ के आने वाले लीडर्स को अपनी बातों में फंसाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है गलैड्रियल एल्रॉन से अग्री कर रही है। गलैड्रियल को लगता है सौरॉन रिंग्स बनवाने कैलिब्रिम्बोर के पास जाएगा और इसीलिए इन्हें सौरॉन की असलियत उसे बतानी चाहिए। मगर गिलगलैड को लगता है एरेगॉन पहाड़ियों और नदियों से घिरा है, इसलिए कैलिब्रिम्बोर वहां सेफ है। तब गलैड्रियल उसे अपनी भविष्यवाणी के बारे में क्लियरली बताती है। गिलगलैड एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है और वो सौरॉन के बुरे इरादों को लेकर परेशान है। गिलगलैड को लगता है गलैड्रियल अकेले सौरॉन का सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए वो एल्रॉन को अपने साथ ले जा सकती है। जबकि एल्रॉन गलैड्रियल की हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना है एल्फ्स ने जो रिंग्स पहनी है उन्हें पहनकर सौरॉन इन्हें पढ़ सकता है। हालांकि बाद में एल्रॉन सिरडन के पास सलाह लेने जाता है। वो बताते हैं जितनी ताकत रिंग्स में है वो एल्फ्स के हाथ में ही रहनी चाहिए, ना कि सौरॉन के कब्जे में। असल में वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भले ही सौरॉन ने रिंग्स बनाने में मदद की हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका सही यूज नहीं हो सकता। इस मुलाकात के बाद एल्रॉन फैसला करता है कि वो सिर्फ गलैड्रियल की मदद ही नहीं बल्कि सौरॉन का सामना भी करेगा। वो हाई किंग गिलगलैड के ऑर्डर पर एरेगन जाने का फैसला करता है। इसमें वो एल्फ्स को लीड करेगा। दूसरी तरफ हेलब्रांड जो एरेगन पहुंच चुका है, कैलिब्रिम्बोर उसे अपने आसपास भटकने भी नहीं देना चाहता और उसे ये भी नहीं पता वो सौरॉन है। हम देखते हैं जो एल्फ ये खबर कैलिब्रिम्बोर को देने वाला था उन्हें मार दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ ये इन्फॉर्मेशन कैलिब्रिम्बोर तक नहीं पहुंच पाएगी। कैलिब्रिम्बोर को पता चलता है हेलब्रांड को चोट लगी है, वो फिर भी अपनी बात पर कायम है और इथिल्डिन बनाने में लग जाता है। इथिल्डिन एक स्पेशल इंक है जो सिर्फ चांद की रोशनी में दिखाई देती है। तभी बारिश होने लगती है जो शायद सौरॉन ने ही कराई है। तब कैलिब्रिम्बोर फाइनली उससे मिलने आता है।
लेकिन सिर्फ ये कहने की वो उसकी मदद नहीं कर सकता। तब सौरॉन एक बड़ी बात बताता है। वो रिंग्स जो कैलिब्रिम्बोर और हेलब्रांड ने मिलकर बनाई थी, उससे लिंडन का पेड़ फिर से जगमगाने लगा। कैलिब्रिम्बोर को ये बात नहीं पता थी। हेलब्रांड से ये बात सुनकर उसे एल्फ किंगडम पर डाउट होने लगता है कि उन्होंने कैलिब्रिम्बोर से सिर्फ अपना मतलब निकाला था। सौरॉन जो एक मास्टर मैनिपुलेटर है, इस मौके का फायदा उठाता है और कैलिब्रिम्बोर को ये फील कराता है कि गिलगलाड उसका काम अप्रिशिएट नहीं कर रहा। कैलिब्रिम्बोर को लगता है कि शायद हेलब्रांड ही उसका असली दोस्त है जो उसकी तकलीफ को समझता है। वो हेलब्रांड को अंदर आने की इजाजत दे देता है। यहीं पर गैलाड्रियल का सपना सच हो जाता है जब हेलब्रांड कहता है कि मिडल अर्थ को बचाने के लिए इन्हें और रिंग्स बनानी पड़ेंगी। कैलिब्रिम्बोर थोड़ा हेजिटेट होता है क्योंकि उसका मानना है इंसान आसानी से करप्ट हो सकते हैं और उसके पास मिथ्रिल भी नहीं है जो रिंग्स बनाने के लिए जरूरी है, और ड्रॉप्स माइनिंग करने की परमिशन नहीं देंगे। तब सौरॉन बताता है कि ड्रॉप्स अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और अगर कैलिब्रिम्बोर उन्हें एक पावर की रिंग ऑफर करे तो शायद किंग डूरिन मिथ्रिल माइनिंग की परमिशन दे दें। कैलिब्रिम्बोर ये सोचकर चौंक जाता है कि हेलब्रांड को मिडल अर्थ की इतनी सीक्रेट्स कैसे पता हैं। तब हेलब्रांड अपना नया रूप दिखाता है जो है एनेटार, द लॉर्ड ऑफ गिफ्ट्स। वो कैलिब्रिम्बोर से झूठ बोलता है कि उसे वलार ने भेजा है ताकि वो और रिंग्स बनाकर मिडल अर्थ में बैलेंस ला सके। सौरॉन का ये नया ड्रामा कैलिब्रिम्बोर को ये यकीन दिला देता है कि उसका एनेटार के साथ मिलकर काम करना दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। कैलिब्रिम्बोर फौरन ही प्रिंस डूरिन को एक लेटर भेजता है जिसमें उसने उसे मिलने के लिए इनवाइट किया है। दूसरी तरफ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इसिल्दुर जो एलेंडिल का बेटा है अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं वो साउथलैंड्स के एक जंगल में एक बड़े स्पाइडर के जाल में फंसा हुआ है। उसका वफादार घोड़ा बैरिक उसे पहले से ही महसूस हो गया था कुछ गड़बड़ है, जबकि सबको लग रहा था इसिल्दुर मर चुका है। बैरिक बेचैन हो रहा था और किसी का भी हुक्म नहीं मान रहा था, इसलिए एलेंडिल उसे आजाद कर देता है। बैरिक जंगल में भाग जाता है जैसे उसे पता हो उसका मालिक वहीं कहीं है। स्पाइडर्स बैरिक पर हमला करते हैं और बेचारा घोड़ा समझ नहीं पा रहा वो अपने मालिक को कैसे बचाए। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। इसिल्दुर की आंख खुल जाती है और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को उस जाल से आजाद करता है। फिर ये जंगल की तरफ भाग जाते हैं और अपनी फौज का पता लगाते हैं। वहीं तरपलंतिर की मौत के बाद फेराजॉन ने ऊपर ऊपर से तो निमेनोर का अगला रूलर बनने के लिए क्वीन रीजेंट का सपोर्ट किया, लेकिन सच तो ये था कि वो सिर्फ एक मौके की तलाश में था जिससे वो अपना पॉलिटिकल ड्रामा चला सके और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ले। हमने सीजन 1 में देखा फेराजॉन एल्फ्स के खिलाफ आम जनता की फीलिंग्स का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जनता का सपोर्ट पा सके। उसकी प्लानिंग को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब एरियन, जो एलेंडिल की बेटी और इसिल्दुर की बहन है, उसका सपोर्ट करने लगती है। सीजन 1 में हमने देखा एरियन को पेलेंतिर का पता चल चुका था और वो एल्फ के खिलाफ थी। लोग क्वीन की सच्चाई पर सवाल उठाने लगे, पर फिर भी क्वीन रीजेंट लोगों की तकलीफ को समझती है और साउथलैंड में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी लेती है। वो आम जनता को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि ये इस मुसीबत से निकलेंगे और जब वक्त आएगा तब दुश्मनों से बदला लेंगे। लोग उस पर भरोसा कर लेते अगर एरियन बीच में ना आती। एरियन क्वीन की ताजपोशी से पहले सबके सामने पेलेंतिर ले आती है। उसने लोगों को दिखाया उसकी क्वीन किसी क्रिस्टल बॉल से हेल्प ले रही है और उसकी पॉलिसीज एल्विश सोच से इन्फ्लुएंस है। इसके बाद सब कुछ बिखर गया और एलेंडिल समझ नहीं पाया कि उसकी बेटी ने ये सब कैसे कर दिया। इस अफरा तफरी के बीच एक बड़ा सा बाज आया और हॉल के किनारे बैठ गया। फेराजॉन उस बड़े परिंदे के पास गया और ऐसे खड़ा रहा जैसे उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो। न्यूमिनोर के लोगों ने इसे एक बड़ा इशारा माना और लोग फेराजॉन को राजा बनाने के नारे लगाने लगे। एक अंधी क्वीन रीजेंट ये सब देख नहीं सकती, लेकिन उसने अपनी जनता में बदलाव महसूस किया। उसे समझ आ गया फेराजॉन ने अपना सपना पूरा कर लिया जो वो हमेशा से चाहता था। उधर इसिल्दुर अपने सैनिकों को ढूंढ रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात एस्ट्रिड नाम की एक लड़की से होती है। वो इसिल्दुर को दुश्मन समझकर उस पर चाकू से वार कर देती है। इसिल्दुर को लगा वो इस लड़की को यहाँ छोड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑक्स का खतरा है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले चलता है। रास्ते में इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो जख्मी है। एस्ट्रिड को उस आदमी पर भरोसा नहीं, लेकिन इसिल्दुर उसकी हेल्प करने लग जाता है।
तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। इसिल्दुर पूरी तरह फंस चुका है। ये लोग असल में अडार के सैनिक हैं। अचानक कहीं से एरेंडर की एंट्री होती है। वो अडार के सैनिकों को मार गिराता है, बट कुछ लोग यहाँ से बच निकलते हैं। एरेंडर से पता चलता है फिलहाल इनकी टुकड़ी पेलरगिर में है। ये वहां जाते हैं। ब्रॉनविन की मौत हो चुकी है उसके जख्मों की वजह से। इसिल्दुर और एस्ट्रिड के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। इसिल्दुर उससे अपनी तकलीफें शेयर करता है। उसने एस्ट्रिड को बताया उसकी गलती की वजह से उसकी माँ डूब गई थी। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई कि अगर उस दिन वो थोड़ा समझदारी से काम लेता तो आज उसकी माँ जिंदा होती। इसिल्दुर अपनी माँ की मौत का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। जैसे ही लगा इसिल्दुर ने एस्ट्रिड पर यकीन करना शुरू कर दिया। कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एस्ट्रिड अडार की सपोर्टर है। दूसरी तरफ सौरॉन, जो अपने आप को एनेटार कह रहा है, इंसानों के लिए भी रिंग्स बनाना चाहता है। कैलिब्रिम्बोर, जो थोड़ा सेल्फिश हो रहा है, अपने अलग ही इरादों में उलझ गया है। वो अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे हमेशा के लिए याद रखा जाए। गैलाड्रियल के मना करने के बावजूद वो एनेटार की मदद करने के लिए तैयार हो गया। इवन वो गिलगलैड से झूठ बोलने के लिए भी रेडी है। वो उन्हें नहीं बताता कि वो और रिंग्स बना रहा है। हेलब्रांड कैलिब्रिम्बोर को सच सच बता देता है कि गिलगलैड को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं कि वो एरागॉन में है, और ना ही गिलगलैड ये चाहते हैं कि और रिंग्स बनाई जाएं। ये कैलिब्रिम्बोर की लालच है जो उसने बुराई का साथ दिया और अपने लोगों के खिलाफ चला गया। सौरॉन जानता था कि जो शख्स कैलिब्रिम्बोर जैसा एम्बिशियस होता है उसका करप्ट होना आसान है, और उसे करप्ट करने के लिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डोरिन फोर्थ और दीसा कैलिब्रिम्बोर से मिलने आ गए हैं। वो मिथरिल के बदले उन्हें रिंग्स ऑफ पावर देने का ऑफर करता है। डोरिन फोर्थ की उसके पिता से बातचीत बंद है। उसे नहीं पता उसके पिता मिथरिल की माइनिंग की मजदूरी देंगे या नहीं। काजादूम के डॉर्फ्स को खाने की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी हालत बहुत खराब है। डोरिन फोर्थ जानता है उसे जिससे भी मदद मिल सके वो लेगा, लेकिन उसे पावर्स वाली अंगूठी थोड़ी अजीब लग रही है। फिर भी डीसा के कहने पर डोरिन अपने पिता के पास गया और उनके बीच के गिले शिकवे खत्म हो गए। उसने किंग डोरिन से माफी मांगी और राजा ने कैलिब्रिम्बोर से मिलने का फैसला लिया। वो कैलिब्रिम्बोर को मिथरिल दे देते हैं और बदले में उन्हें एक रिंग ऑफ पावर मिलती है। गिलगलैड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कैलिब्रिम्बोर के कैसल में क्या हो रहा है। उधर थियो को एरेंडर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। उसे लग रहा है उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार एरेंडर है। थियो इसिल्दुर के साथ हमदर्दी महसूस करता है क्योंकि उसने भी वही झेला है। एरेंडर को अपना घोड़ा वापस चाहिए। इसमें थियो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। थियो इसिल्दुर को उस जंगल में ले गया जहां उसने उन हमलावरों के कैंप होने का अंदाजा लगाया था। थियो ने ध्यान भटकाने के लिए उन लोगों के सामने आकर कहा कि वो उनमें से एक है। इस बीच इसिल्दुर मौका पाकर बेरिक को आजाद कर देता है, लेकिन थियो अपनी नौटंकी ज्यादा देर तक नहीं चला पाया और वो लोग समझ गए थियो उनमें से एक नहीं है। जब अडार के आदमी थियो को मारने वाले थे उन पर हमला होता है। थियो वहां से भागने लगता है। अचानक बड़ी और पावरफुल चीज थियो को उठा लेती है। गैलाड्रियल और एलरॉन एरिगन जाने का फैसला करते हैं ताकि कैलिब्रिम्बोर को सौरॉन के बारे में आगाह कर सकें, लेकिन इनके बीच कुछ टेंशन्स हैं। एलरॉन अभी भी इसी में उलझा है कि गैलाड्रियल ने उसे सौरॉन के बारे में क्यों नहीं बताया। गैलाड्रियल को ये पसंद नहीं आता कि अब उस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। जब एलरॉन और गैलाड्रियल एरिगन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें पता चलता है सौरॉन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ब्रिज तोड़ दिया है। इससे इनका सफर और मुश्किल हो जाता है। ये एक टूटे हुए ब्रिज के सामने खड़े हैं। ये रियलाइज करते हैं कि अब अगर इन्हें एरिगन टाइम पर पहुंचना है तो इन्हें जंगल से होते हुए जाना पड़ेगा। वैसे ये नॉर्थ से होते हुए जा सकते हैं, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ गैलाड्रियल और एलरॉन के बीच ट्रस्ट इश्यूज दिखाए गए हैं। दोनों एक ही मिशन पर हैं, लेकिन नजरिया और सोच काफी अलग है। एलरॉन को अब भी ये डर है कि सौरॉन फिर से गैलाड्रियल को मैनिपुलेट कर सकता है, जबकि गैलाड्रियल का कहना है कि उसने सौरॉन से सबक सीखा है और अब ये उससे एक कदम आगे हैं। इनके बीच फिर से क्लैश होता है जब सौरॉन के छल के बारे में बात आती है। गैलाड्रियल को लग रहा है सौरॉन चाहता है कि ये लोग जंगल के रास्ते से जाएं और इसलिए वो वहां से नहीं जाना चाह रही। असल में उसे रिंग की पावर्स की वजह से विजन्स आ रहे हैं और उसे लगता है ये एक ट्रैप में फंसने वाले हैं, जबकि एलरॉन उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है इन्हें रिंग्स के इशारों पर नहीं चलना चाहिए
और इनका मेन मकसद एरिगन पहुंचना है, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। एलरॉन्ड ने गैलाड्रियल से कहा कि अगर वो इनके साथ नहीं आना चाहती तो वो लिंडन वापस जा सकती है, पर गैलाड्रियल वैसा नहीं करती। एक्चुअली वो नहीं चाहती अब किसी की भी जान जाए। ये जंगल पहुंचते हैं। इनका सामना उन राजाओं के भूतों से होता है जो यहाँ सदियों से दफन थे। ये भूत एलरॉन्ड की फौज पर हमला करते हैं। ये भी उन पर वार करते हैं, बट भूत मर नहीं रहे। एलरॉन्ड को पता है इन्हें कैसे खत्म करना है। वो राजाओं की ही तलवार से, जो उनकी बॉडी के साथ जमीन में दफन थी, उससे उन पर वार करते हैं। एलरॉन्ड और गैलाड्रियल उन भूतों को वापस पाताल भेज देते हैं। तभी इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो जंगल के बीच से आ रही है। एलरॉन्ड और गैलाड्रियल की टुकड़ी कुछ ऐसा देखती है जिससे वो हिल गए हैं। अडार और ऑक्स की बहुत बड़ी फौज जंगल के रास्ते एरिगन की तरफ मार्च कर रही है। एल्फ्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सौरॉन फिर से अडार के पास चला गया था, साउथलैंडर्स के राजा के रूप में, और अडार से एल्फ्स के खिलाफ जंग करने में मदद मांगी थी। अचानक एक और जो घोड़े का शिकार कर रहा था, उसने गलती से एक तीर छोड़ दिया जहां एलरॉन्ड अपने सिपाहियों के साथ छुपा था। एक एल्फ इस तीर से बुरी तरह घायल हो जाता है, यानी उसकी जिंदगी खतरे में है। एक जादू होता है। गैलाड्रियल ने जो रिंग पहनी हुई थी उसकी पावर से एल्फ का जख्म ठीक हो जाता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। गैलाड्रियल एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। वो अपनी जान देकर एलरॉन्ड और बाकी लोगों को बचाएगी। गैलाड्रियल अपनी रिंग उतारकर एलरॉन्ड को दे देती है और बोलती है वो यहाँ से चला जाए। एलरॉन्ड जाने लगता है, पर वो फौरन समझ जाता है कि गैलाड्रियल का ये डिसीजन एल्फ्स को बचाने का नहीं, बल्कि रिंग को बचाने के लिए था, और वो शायद रिंग के कहने पर चल रही है। गैलाड्रियल ऑक्स का सामना कर रही है, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, गैलाड्रियल को बंदी बना लिया गया है। ऑक्स उसे अडार के सामने पेश करते हैं। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर नॉरी और पॉपी से अलग हो चुका है और एक काफी खतरनाक इलाके में भटक रहा है। उसे बिल्कुल नहीं पता हारफुट्स को ढूंढने के लिए उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन डेस्टिनी या किस्मत कह लो, स्ट्रेंजर की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम टॉम बॉम्बेडिल है। टॉम ने कहा कि वो शुरू से यहाँ है, जब यूनिवर्स बना था तब से। अपने अजीब और फिलोसफिकल तरीके से टॉम स्ट्रेंजर को बताता है कि उसने दुनिया का हर सीन देखा है। पहली बारिश की बूंद, हरे भरे जंगल जो वक्त के साथ बंजर बन गए। टॉम की बातें काफी कंफ्यूजिंग है, पर स्ट्रेंजर को समझ आया कि टॉम के पास कुछ सीक्रेट पावर्स हैं। वो टॉम से कहता है कि वो उसे ये पावर्स यूज करना सिखाए। टॉम का कहना है स्ट्रेंजर अभी रेडी नहीं है, क्योंकि उसने देखा था कि कैसे पेड़ ने उसे जकड़ लिया था। जब टॉम ने पेड़ से रिक्वेस्ट की, तब जाकर उसने स्ट्रेंजर को छोड़ा। स्ट्रेंजर ने एक और अजीब चीज नोटिस की। टॉम के घर में एक औरत की आवाज आ रही थी। स्ट्रेंजर जब टॉम से इस बारे में पूछता है तो टॉम ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसने कभी ऐसा कुछ सुना ही न हो, लेकिन ऐसा लगता है वो स्ट्रेंजर का वहम नहीं था। टॉम स्ट्रेंजर को एक ऐसी बात बताता है जो उसे पहले पता नहीं थी। टॉम का कहना है जब वक्त आएगा, स्ट्रेंजर को सौरॉन और एक डार्क विज़र्ड दोनों से लड़ना पड़ेगा और उसके पास और कोई रास्ता नहीं होगा। ये बात सुनकर कि उसे दो इतने पावरफुल लोगों का सामना करना पड़ेगा, वो परेशान हो जाता है। जैसा कि हमें पता है, स्ट्रेंजर अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो चाहता है टॉम उसे जादू सिखाए। स्ट्रेंजर को पता है अगर उसे ऐसे पावरफुल दुश्मनों का सामना करना है तो उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसे बताया जाता है इन दुश्मनों का सामना करना उसकी तकदीर में है और वो इससे नहीं बच सकता। दूसरी तरफ नॉरी और पॉपी, जो स्ट्रेंजर से अलग हो गई थी, उसे ढूंढ रही हैं। गलती से इनकी मुलाकात एक स्टुअर लड़के से होती है जो अपने आप को नोबडी कहता है। वो बताता है उसकी माँ उसे मैरी मैक बोलती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब ऐसा लगा जैसे मैरी मैक पॉपी की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो। वो उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, जैसे उस पर किसी ने जादू कर दिया हो। नोबडी पॉपी और नॉरी को अपनी बस्ती में ले जाता है, जहाँ ये स्टुअर्स की लीडर गुंडेबेल से मिलते हैं। गुंडेबेल को पता चलता है कि वो एक जाइंट को ढूंढ रहे हैं, तो वो फौरन इन्हें बंधवा देती है। पर जब वो नॉरी के मुंह से सैडेक बरो का नाम सुनती है तो वो नॉरी और पॉपी को छोड़ देती है। गुंडेबेल एक पुरानी प्रोफेसी में यकीन करती है, जिसमें कहा गया है कि एक सेवियर आएगा जो इन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां सब अमन और चैन से रह सकें। उन्हें एक ऐसी जगह देने का वादा किया गया है। नॉरी बताती है वो कोई प्रोफेसी वाले सेवियर नहीं है, उनके पास खुद अपना कोई घर नहीं है।
वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। तभी मास्क वाले आदमी जो डार्क विजर्ड के लिए काम करते हैं स्टुअर के इलाके में आते हैं और गुंडेबेल से हारफुट्स के बारे में पूछते हैं। गुंडेबेल उनके बारे में कुछ नहीं बताती। प्रिंस डूरिन अपने साथियों के साथ खुदाई कर रहा है ताकि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। जब वॉल्केनो फटा था तो उसका असर काजादूम में भी दिखाई दिया था। चट्टानें हिल गई थीं, जिससे पहाड़ों के अंदर रोशनी आना बंद हो गई थी। ये उसी का इंतजाम कर रहे हैं। किंग डूरिन आते हैं। वो इन्हें खुदाई करने की जगह बता रहे हैं। बट प्रिंस डूरिन को लगता है उस चट्टान को खोदना ठीक नहीं है। उन्होंने इसे हाथ लगाने से भी मना किया था, लेकिन अब वो इसकी परमिशन दे रहे हैं। डूरिन फोर्थ अपने पिता किंग डूरिन को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देख रहा है। उसे ये भी लगता है उसके पिता पहले से ज्यादा गुस्सैल हो गए हैं। उन पर रिंग का गलत असर पड़ रहा है। प्रिंस डूरिन को उनके बिहेवियर में ये चेंज क्लियरली नजर आ रहा है। किंग डूरिन हमेशा ड्वार्फ्स को मना करते थे कि वो काजादूम के नीचे ज्यादा न खोदें। वो कभी किसी को फाउंडेशन वॉल्स को हाथ भी नहीं लगाने देते थे, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर काफी नाजुक था। पिछले सीजन में हमने देखा डूरिन फोर्ट मिथ्रिल के लिए खोदना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने काफी वक्त तक उसे मना किया। पर अब किंग डूरिन ने खुद ड्वार्फ्स को गहराई में खोदने और काजादूम के खजाने को इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया है, रिंग की पावर की वजह से। दीसा का मानना है ऐसी पावर सबसे समझदार इंसान को भी बेईमान बना सकती है। उसे डर है किंग डूरिन ऐसा कुछ ना करें जो पूरे मिडल अर्थ का फ्यूचर बदल दे। दीसा अपने हस्बैंड प्रिंस डूरिन से कसम लेती है कि वो अपनी जिंदगी में कभी रिंग नहीं पहनेगा। बाद में दीसा मार्केट जाती है और वहां से एक ट्यूनिंग फोर्क क्रिस्टल खरीदती है, जो गलती से उसके हाथों से छूटकर एक गुफा में चला गया। जब वो अंदर आई उसने गरजती हुई आवाज सुनी और पानी के अंदर लहरें बन रही थीं। शायद वो बलरॉक था, जिसे सीजन 1 में खुद किंग डूरिन ने माइन में एल्फ का पत्ता फेंककर गलती से जगा दिया था। इसी क्रिएचर से द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रायलॉजी में गेंडाल्फ ने सामना किया था जब वो काजादुम से गुजर रहा था। यहाँ दीसा को ऐसा महसूस हुआ जैसे यहाँ अंधेरा और बुरी शक्तियां हैं। दीसा सारी बात प्रिंस डूरिन को बताती है। प्रिंस इस बारे में अलर्ट करने फौरन अपने पिता के पास गया। उसका कहना है वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है और उन्हें इस बुरी पावर से दूर रहना चाहिए। असल में पिछले एपिसोड में कैलिब्रिम्बोर ने 7 रिंग ड्वार्फ्स के लिए बनाई थी, जिसमें से एक किंग डूरिन ने पहन ली है। इवन किंग बाकी 6 रिंग उन ड्वार्फ्स राजाओं को तभी देगा जब वो बदले में कुछ देंगे। लेकिन किंग डूरिन ने अपना मन बना लिया है और अब वो अपने फैसले से हटने वाले नहीं हैं। डूरिन की बात सुनने की बजाय किंग ने अपने बेटे को उसका शाही दर्जा वापस दे दिया और कहा कि एल्फ्स और डॉर्फ्स के बीच समझौता करवाना उसका सबसे बड़ा काम है। जब डूरिन ने अपने पिता के फैसले के बारे में डीसा को बताया तो डीसा मायूस हो गई। शायद डीसा और डूरिन जानते हैं कि वो अब इस हालात में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते और अब इन्हें किंग डूरिन के फैसले के नतीजों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एरिग्योन में कैलिब्रिम्बोर समझ गया एनेटार यानी सौरॉन उसे मैनिपुलेट कर रहा है। सौरॉन मासूम बनते हुए कहता है कि उसका दिल साउथलैंडर्स के लिए दुखी है, जो अभी भी अडार के हाथों टॉर्चर हो रहे हैं। एक्चुअली जब से डॉर्फ्स के लिए रिंग्स बनी है तब से वो कैलिब्रिम्बोर पर दबाव डाल रहा है कि वो इंसानों के लिए 9 रिंग्स बनाए। कैलिब्रिम्बोर का कहना है उसे नहीं लगता इंसानों के लिए रिंग्स बनाना एक अच्छा आइडिया है। पर सौरॉन अपने खास स्टाइल में बेचारा बनकर कहने लगा कि उसने रिंग्स का तो जिक्र ही नहीं किया। पर कैलिब्रिम्बोर समझ गया कि एनेटार क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है वो रिंग्स नहीं बनाएगा। इस पर एनेटार का जवाब है वो खुद ही बना लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सौरॉन और दूसरे लोहारों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स को किस रेशियो में मिलाना है, इसलिए उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। एक स्मिथ जिसका नाम मेडैनिया है उसने एक रिंग पहनी और इसके बाद वो अनडेड के रेल्म में पहुंच गई। तब कैलिब्रिम्बोर को बीच में आना पड़ा। उसने किसी तरह उसके हाथ से रिंग उतार ली। सौरॉन ने दोबारा कैलिब्रिम्बोर से कहा कि वो बताए इंग्रेडिएंट्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं ताकि इनकी जान खतरे में न पड़े। वहीं प्रिंस डूरिन परेशान है। उसने अपने व्यूज कैलिब्रिम्बोर से शेयर करने का फैसला किया। कैलिब्रिम्बोर को थोड़ा अंदाजा था कि रिंग्स का ऐसा असर हो सकता है और शायद इसी वजह से वो सौरॉन के कहने पर इंसानों के लिए रिंग बनाने से इनकार कर रहा था। प्रिंस डूरिन कैलिब्रिम्बोर से मिलने पहुंच गया है, जिससे कैलिब्रिम्बोर का शक यकीन में बदल गया। उसने खुलकर नहीं कहा, पर वो समझ गया कि किंग डूरिन पर रिंग की पावर का बुरा असर हो रहा है। कैलिब्रिम्बोर से डूरिन को कोई हेल्प नहीं मिली, इसलिए वो मायूस होकर वापस आ गया।
सारी सिचुएशन समझकर कैलिब्रिम्बोर को समझ आया इंसानों के लिए रिंग्स बनाना सबसे बड़ी गलती होगी। मेडानिया ने बताया उसे ऐसा लगा जैसे वो एक भट्टी के अंदर थी। उसके आसपास सिर्फ आग थी और वो डर से कांप रही थी। एनेटर यानी सौरॉन हर मौके का फायदा उठाता है और स्मिथ्स को बार बार अपनी बात मनवाने के लिए उनसे बात करता रहता है। उसने मेडानिया से भी बात की और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि कैलिब्रिम्बोर का दिमाग सही नहीं चल रहा। वो मेडानिया की तारीफ भी करता है कि वो गिलैड्रियल की तरह दिख रही है। ऐसा लगता है जब मेडानिया ने रिंग पहनी थी तब उसने सौरॉन के असली रूप को देख लिया होगा। सौरॉन को पता था कि लोगों के दिमाग से कैसे खेलना है और कई बार वो उन्हें वही बोलता था जो वो सुनना चाहते थे, ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके या उन्हें कंफ्यूज कर सके। उसने यहाँ भी सेम चीज की। दूसरी तरफ फेरेजॉन ने न्यूमिनोर का सिंहासन अपने कब्जे में ले लिया है। लोगों ने उस पर अपना भरोसा इसलिए भी दिखाया क्योंकि क्वीन के राज तिलक के वक्त कुछ खास इवेंट्स हुए थे। पहला, न्यूमिनोरियंस को पता चला कि क्वीन रीजन के पास एल्फ का एक पुराना आर्टिफैक्ट है जिसे पेलेंटिर कहते हैं। और दूसरा, उसी दौरान एक बड़ा ईगल सबके सामने आया और एक तरह से फेरेजॉन के राजा बनने को मंजूरी दी। जबकि एलेंडेल अपनी क्वीन के लिए लॉयल है। वो उसी टावर में क्वीन मिरियल से मिलने गया जहां कभी उसके पिता यानी पुराने राजा को छुपाया गया था। एलेंडेल क्वीन को बताता है अब भी बहुत लोग उस पर यकीन करते हैं और सब उसके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। क्वीन रीजन ने एलेंडेल से पूछा उसने पेलेंटिर में क्या देखा था। एलेंडेल ने अपने आप को देखा जो शहर से दूर एक जंगल से गुजर रहा था। उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो खो गया हो और वो उस विजन का मतलब नहीं समझ पा रहा। क्वीन रीजन बताती है पेलेंटिर ने उसे सालों से दिखाया न्यूमिनोर तबाही की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब जब एलेंडेल ने ऐसा कुछ नहीं देखा तो क्वीन रीजन को लगा कि शायद कुछ बदल गया है और अब न्यूमिनोर की नई किस्मत है। उसने ये भी समझा कि फेरेजॉन का गद्दी संभालना शायद इस नई तकदीर का एक जरूरी हिस्सा है। इसी वजह से उसने एलेंडेल से कहा कि वो शांत और एक तरफ रहे और जो कुछ भी हो रहा है उसमें दखल न दे। फिलहाल एलेंडेल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि उसकी अपनी बेटी फेरेजॉन का सपोर्ट कर रही है और उसका इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पिता के खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी। हम देखते हैं फेरेजॉन अपने बेटे केमन को नीचा दिखा रहा है और उससे कहता है कि वो अपनी अहमियत अपने काम से साबित करे। केमन के अंदर एक तरह की चिढ़ है क्योंकि उसे कभी वो इज्जत नहीं मिली जो वो चाहता था। वो अपने पिता से लड़ नहीं सकता था, इसलिए अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता। इस बार उसका गुस्सा वेलेंडल पर निकल गया। असल में वेलेंडल और एलेंडल फेरेजॉन के खिलाफ अपनी फीलिंग्स खुलकर बयां करते थे। दोनों कुछ और लोगों से मिलकर न्यूमिनोर के सबसे पुराने पिलग्रिमेज साइट पर दुआ कर रहे थे। केमन वहां आता है और सबको जाने के लिए बोलता है। केमन जो पहले से ही झगड़े के मूड में था, वेलेंडल की वजह से उसे वो मौका मिल गया। वेलेंडल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने केमन पर हमला कर दिया। वेलेंडल शायद उसे मार ही देता, बट एलेंडल ने उसे रोक दिया। जैसे ही वेलेंडल ने अपनी तलवार नीचे फेंकी, केमन ने मौके का फायदा उठाया। उसने तलवार उठाई और बुज़दिल की तरह वेलेंडल की पीठ में तलवार घोंप दी। केमन ने अपने सिपाहियों को कहा कि राजा को बताए वेलेंडल ने ही बगावत की शुरुआत की थी। वेलेंडल के जाने से एलेंडल टूट गया। वो एलेंडल की बहुत रिस्पेक्ट करता था। शायद एलेंडल का विजन तूफान से पहले की शांति थी। हमें पता है कि न्यूमिनोर का अंत तय है और कोई भी इसे सौरॉन के गुस्से से नहीं बचा सकता। बस वक्त की बात है जब तक क्वीन रीजन को ये बात समझ आएगी और वो एलेंडल को कहेगी कि न्यूमिनोर छोड़कर मिडल अर्थ में इंसानों की एक नई रियासत बसाए। और हो सकता है तब एलेंडल को पता चले कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है और अपना नाम कमा चुका है। वहीं गिलगैलाड के एडवाइजर ने उससे कहा कि गैलाड्रियल की इन्फॉर्मेशन गलत है और एरिगियन जाने की बजाय इन्हें मॉडोर की तरफ मार्च करना चाहिए ताकि ऑक्स पर हमला किया जा सके। असल में एक तरफ गैलाड्रियल को लगा कि सौरॉन एरिगियन में है और वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए कैलिब्रिम्बोर को मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरी तरफ अडार ने फैसला किया वो एरिगियन जाके सौरॉन को पकड़ेगा जो एल्फ्स के बीच जाकर छुप गया है। पर गिलगैलाड और उसके एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा कि सौरॉन और अडार कैसे एक टीम बन गए, लेकिन इन्हें ये जरूर मालूम है कि ये मिलकर दोनों को हरा नहीं सकते। गिलगैलाड को अपने रिंग से कुछ विजन नजर आए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो उन विजन्स को फॉलो करे या अपने डिसीजन को उनसे दूर रखे। तभी यहाँ एलरॉन पहुंच जाता है और हाई किंग को बताता है कि गैलाड्रियल सही थी और अडार अपनी ऑक सेना के साथ एरिगियन की तरफ मार्च कर रहा है।
एलरॉन ने ये भी बताया गैलेड्रियल को अडार ने बंदी बना लिया है और इन्हें फौरन एरिगन जाना चाहिए। लेकिन गिलगलैड को अब भी डाउट है, इसलिए उन्होंने एलरॉन की बात नहीं मानी। वो एक मुश्किल फैसले के बीच खड़े हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस बीच अडार की आर्मी लगभग एरिगन पहुंच चुकी है। अडार खुलासा करता है कि वो गैलेड्रियल को यहाँ कैदी के रूप में नहीं लाया, बल्कि एक अलाय के रूप में लाया है। उसका इरादा है कि गैलेड्रियल उसके साथ मिलकर इनके कॉमन दुश्मन सौरॉन के खिलाफ लड़े। लेकिन दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि कैलिब्रिम्बोर के चेम्बर्स में क्या चल रहा है। गैलेड्रियल को ये भी नहीं पता कि सौरॉन ने अडार से साउथलैंड्स के राजा के भेस में बात की थी। मुझे लगता है कि कुछ वक्त के बाद अडार और गैलेड्रियल को ये सच्चाई समझ आ जाएगी कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता सौरॉन को पता है कि अडार ने गैलेड्रियल को पकड़ लिया है। फिलहाल गैलेड्रियल ही वो इकलौती शख्स है जो सौरॉन का सच सबके सामने ला सकती है। इसी वजह से शायद सौरॉन अपने आप को गैलेड्रियल और अडार के सामने तब तक नहीं लाएगा जब तक वो इंसानों के लिए 9 रिंग्स नहीं बना लेता। हम देखते हैं सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को यकीन दिला रहा है कि ड्वार्फ्स की रिंग में जो गड़बड़ हुई थी उसका जिम्मेदार वो खुद है। सौरॉन ने उससे कहा कि उसकी रिंग्स को फरेब और धोखे से बनाया गया था, इसलिए रिंग में लोगों को करप्ट करने की पावर्स आ गई। उसने कैलिब्रिम्बोर को याद दिलाया कि उसने गिलगलैड को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि अब वो और रिंग्स नहीं बनाएगा। कैलिब्रिम्बोर को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो काफी वक्त से इस चीज को नजरअंदाज कर रहा था। अब वो रियलिटी को समझ रहा है और कहीं ना कहीं उसने सौरॉन की मैनिपुलेटिव टेक्टिक्स को एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि वो जानता है कि सौरॉन ऐसे ही लोगों को मैनिपुलेट करता रहता है। बट अभी भी उसे ये नहीं पता कि वो सौरॉन है। अब सौरॉन ने कैलिब्रिम्बोर को एक रिडेम्पशन का ऑफर दिया। सौरॉन ने कहा कि कैलिब्रिम्बोर को और 9 रिंग्स बनानी चाहिए ताकि चीजों में वापस बैलेंस ला सके। कैलिब्रिम्बोर के पास अपने आप को रिडीम करने का एक मौका है। अपनी गलती को सुधारने का चांस किसी को भी लालची बना सकता है, और ये कैलिब्रिम्बोर के लिए भी वैसा ही था। ऐसा लगता है वो इस ऑफर के आगे झुक जाएगा, क्योंकि गिल्ट उसके कॉन्शियस को इतना दबा रहा है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा ताकि उस गिल्ट से छुटकारा पा सके। एरेंडियर अभी भी मिडल अर्थ में है। वो ऑक्स को खोज खोज कर उनका काम तमाम कर रहा है। उसे पता चलता है ऑक्स की सेना एरिगियन पहुंच रही है। तभी हमें एरिगियन का सीन दिखाया जाता है जहां सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को मैनिपुलेट करने में लगा है। सौरॉन चाहता है कैलिब्रिम्बोर जल्द से जल्द इंसानों के लिए 9 रिंग तैयार करे, बट उसके पास मिथ्रिल नहीं है, और जो थोड़ा बहुत बचा था वो वेस्ट हो गया क्योंकि इस बार मिथ्रिल को यूज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो कैलिब्रिम्बोर की बात ही नहीं सुन रहा। खैर, इनका मिथ्रिल का स्टॉक खत्म हो चुका है और किंग डूरिन उसे भेजने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए कैलिब्रिम्बोर सौरॉन को काजादूम भेजता है किंग से बात करने। सौरॉन को लगा किंग डूरिन अपनी लालच की वजह से उससे डील कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग डूरिन को मिथ्रिल देना है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सामने वाली पार्टी को ज्यादा डेस्परेट बनाए ताकि वो अपनी टर्म्स पर कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल मांग कर सकें। डूरिन फोर्थ ने देखा उसके पिता सौरॉन के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं और उसने महसूस किया कि रिंग का उन पर कितना असर है। डूरिन फोर्थ को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसे पता है उसके पिता की वजह से मिडल अर्थ का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, और वो उसके पिता हैं। जब डोरिन फोर्थ इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया, तब डीसा आई और उससे कहा जो सही है उसे वही करना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। वहीं हमने पिछले एपिसोड में देखा अडार ने गैलेड्रियल को कहा था कि वो उसे मारने के लिए नहीं बल्कि सौरॉन के खिलाफ लड़ने के लिए उसे अपने साथ लाया है। यानी अडार बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और उसे पता था कि बिना एल्स के अलायंस के वो सौरॉन जैसे पावरफुल डार्क लॉर्ड का सामना नहीं कर पाएगा। अडार ने गैलेड्रियल को ये भी नहीं बताया था कि वो एरिगियन क्यों जा रहा है। असल में उसका प्लान इसलिए बना क्योंकि सौरॉन साउथलैंडर्स के किंग के रूप में उसे वहां बुला रहा था। अडार को ये शायद अंदाजा नहीं था कि हेलब्रांड कौन है या उसके इरादे क्या हैं। दूसरी तरफ गैलेड्रियल भी चुप रही। उसने अडार को ये नहीं बताया कि हेलब्रांड ने उसे धोखा दिया था और उसे बाद में पता चला कि वो साउथलैंड्स का राजा नहीं बल्कि खुद डार्क लॉर्ड सौरॉन है। दोनों ही एक दूसरे से इंपॉर्टेंट बातें छुपा रहे हैं जो फ्यूचर में इनके डिसीजंस और अलायंस को काफी इन्फ्लुएंस करेंगे। बाद में अडार अचानक से समझ जाता है कि हेलब्रांड और सौरॉन एक ही हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है, जबकि किसी ने ओपनली बात नहीं की थी। अडार ने गैलेड्रियल से पूछा कि क्या हेलब्रांड सौरॉन है, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था
ऐसा लगा जैसे अडार को पहले से ही ये सच पता हो, जबकि गैलाड्रियल ने उससे कभी डायरेक्टली ये नहीं कहा। हम समझ सकते हैं अडार को शायद तब शक हुआ होगा जब उसके कैंप में जो बीस्ट बंधे हुए थे उसने अपने ही लोगों को मार दिया। ऐसे मॉन्स्टर पर कंट्रोल रखने की काबिलियत सिर्फ सौरॉन में है। अडार ये जानता होगा और इसीलिए ये देखकर उसे समझ आया होगा कि हेलब्रांड ही सौरॉन है। गैलाड्रियल कन्फर्म करती है कि अडार का शक सही है, हेलब्रांड ही सौरॉन है। यानी अडार को ये कन्फर्म हो गया बिना एफर्ट लगाए। इवन गैलाड्रियल ने अडार को अपनी ड्रिंक्स नैन्या के बारे में भी बता दिया, जो शायद जरूरी नहीं था। इसलिए बिना किसी परेशानी के अडार को सौरॉन, 3 एल्व्स की अंगूठियों और एरिगेन की तरफ जाने वाली एल्वन आर्मी के बारे में यानी सब कुछ पता चल गया। गैलाड्रियल को शुरू में ये समझ नहीं आया कि सौरॉन ने अडार को एरिगेन क्यों बुलाया, जब उसे पता था कि अडार को उसकी असली पहचान मालूम हो जाएगी। अचानक से गैलाड्रियल को रियलाइज हुआ कि शायद सौरॉन ने अडार को इसलिए बुलाया क्योंकि वो अडार की आर्मी को अपने कब्जे में करना चाहता था। गैलाड्रियल को पता था कि सौरॉन के पास खुद की कोई आर्मी नहीं है और वो अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का यूज करके फादर ऑफ द ऑर्क्स यानी अडार को हराने का प्लान बना रहा था। गैलाड्रियल ने ये बात अडार को बताई, लेकिन अडार इतने गुस्से और नफरत में है कि उसने गैलाड्रियल की कोई भी बात सुनने से मना कर दिया। अडार ने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया था कि वो सौरॉन के खिलाफ जंग लड़कर ही रहेगा। उसने अपना अटैक प्लान शुरू भी कर दिया था, बड़ी बड़ी तोपों के साथ जो आग के गोले फेंक रहे थे। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि सौरॉन ने अडार और ऑर्क्स को मॉडोर छोड़ने के लिए मैनिपुलेट किया हो, ताकि मॉडोर पर कोई पहरा ना हो और वो मॉडोर पे कब्जा करके वहां अपनी फाइनल रिंग द वन बनाए, जो बाकी सभी रिंग्स को कंट्रोल कर सके। वहीं नॉरी जो स्टुअर के कबीले के साथ है, उसके गुंडेबल से बात होती है। नॉरी पूछती है कि जब मांस वाले लोग यहाँ आए तो ये इस जगह से भाग क्यों नहीं गए और कहीं छुपे क्यों नहीं। एक्चुअली डार्क विज़र्ड के गुलामों को स्टुअर के बारे में पता था और वो कभी भी अटैक कर सकते थे, इसलिए इनके भागने का कोई फायदा नहीं था। नॉरी गुंडेबल को बताती है कि हारफुट्स अपने ठिकाने को छोड़कर हर महीने नई जगह ढूंढते हैं, सिर्फ अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। इस पर गुंडेबल का कहना है इस जगह से उसका बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। ये वही जगह है जहां उसने अपना बचपन बिताया और इस जगह को छोड़ना उसके लिए अपनी बनाई हुई यादों को धोखा देना जैसा होता। नॉरी ने उसके इस इमोशंस को समझा, लेकिन ये सोचना मुश्किल है कि गुंडेबल कितने वक्त तक यहाँ टिक पाएगी। अटैक का खतरा तो हमेशा बना रहेगा और वो जगह छोड़ना ही शायद सेफेस्ट ऑप्शन होगा, उसके साथ चाहे कितनी भी यादें जुड़ी हों। दूसरी तरफ स्ट्रेंजर बार बार टॉम बॉम्बेडिल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना सिखाए। उसे नॉरी की टेंशन हो रही है और वो जल्द से जल्द उसकी हेल्प करना चाहता है। स्ट्रेंजर को स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि नॉरी और पॉपी उसके बिना सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी सेफ्टी का जिम्मेदार भी वो खुद को ही समझ रहा है। लेकिन टॉम ने उसे यहाँ से जाने नहीं दिया। उसका कहना है कि पहले उसे एक छड़ी ढूंढनी होगी और अपनी डेस्टिनी को पूरा करना होगा। टॉम स्ट्रेंजर को एक बंजर जमीन पर ले गया जहां बहुत सारी लकड़ियां जमीन में लगी हैं। उसने स्ट्रेंजर से कहा कि अपनी छड़ी यहीं से ढूंढे। स्ट्रेंजर उलझन में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। शायद आने वाले एपिसोड में स्ट्रेंजर अपनी छड़ी ढूंढ लेगा और फिर इसके बाद वो अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। एक चीज जो अब तक क्लियर हो चुकी है वो ये है कि टॉम का रोल एक गाइड का है। वो सिर्फ स्ट्रेंजर को उसकी असली पहचान ढूंढने में हेल्प कर रहा है ताकि उसकी डेस्टिनी रिवील हो सके। अब हम न्यूमिनोर आते हैं। फेरेजॉन ने अपना मन बना लिया है। उसके बेटे केमन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए एलेंडिल को मौत की सजा दी जाएगी। उसकी बेटी एरियन को समझ नहीं आ रहा उसके पिता इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। वो एलेंडिल से मिलने जेल में जाती है और उनसे कहती है कि वो फेरेजॉन की वफादारी की कसम खा लें। उसे पता था उसके पिता अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो क्वीन रीजेंट को अपने साथ लाई है। एरियन जानती है उसके पिता क्वीन की बात कभी नहीं टालेंगे। मेरियल एलेंडिल को समझाती है जो कुछ हो रहा है वो उसके अगेंस्ट न जाए। क्वीन रीजेंट के हिसाब से न्यूमिनोर के लिए एक नई किस्मत तय है जिसमें फेरेजॉन को राजगद्दी संभालनी होगी। लेकिन एलेंडिल का ज़मीर उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रहा। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे उस पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है। एलेंडिल को पता है कि एरियन इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी है कि अब उसे अपने पिता के एक्शंस का असली मकसद समझ नहीं आ सकता।
इसलिए इस बार एलेंडल ने अपने व्यूज समझाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे पता है एरियन अब समझने की पोजीशन में नहीं है। आखिर में काउंसिल ने फैसला किया एलेंडल का फ्यूचर वलार डिसाइड करेंगे, क्योंकि फेरेजोन को पता था कि अगर एलेंडल को समुद्र में फेंक दिया गया तो उसके बचने का कोई चांस नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एलेंडल को समुद्र में डालने से पहले क्वीन रीजेंट वहां पहुंची। उसने फेरेजोन से कहा कि एलेंडल की जगह उन क्राइम्स के लिए उसे सजा दी जाए जिसमें एलेंडल को दोषी ठहराया गया है, क्योंकि सब क्वीन के कहने पर हुआ था। रूल्स के हिसाब से क्वीन रीजेंट एलेंडल की जगह जा सकती हैं और एलेंडल को इसमें कुछ कहने का हक भी नहीं है। इसलिए क्वीन रीजेंट को समुद्र में भेज दिया गया और एक खतरनाक समुद्री क्रिएचर जिसे द वर्म कहते हैं उसे समुद्र की गहराइयों में ले गया। हो सकता है ये मॉन्स्टर वही हो जिसने सौरॉन और गलैडल के शिप पर अटैक किया हो। क्वीन रीजेंट जब मॉन्स्टर के सामने आई तो उसने डायरेक्टली मॉन्स्टर की आंखों में देखा। मॉन्स्टर को नजर आया उसके सामने आने से क्वीन को जरा भी डर नहीं लगा और शायद इसीलिए उसने उसे नहीं मारा। मेरे हिसाब से क्वीन रीजेंट के केस में गिल्ट भी एक फैक्टर हो सकता है। शायद उसने कोई जुर्म नहीं किया था या फिर वो जिंदा बची क्योंकि उसका वहां मरना नहीं लिखा था। क्रिएचर ने क्वीन रीजेंट को पानी से जिंदा बाहर निकाल दिया। ये देखकर लोगों ने उसका नाम पुकारा जब वलार ने अपना फैसला सुनाया। फेरेजोन शॉक्ड है क्योंकि उसके प्लान पर पानी फिर चुका है। पहले एक बड़ा ईगल आया था जो फेरेजोन के थ्रोन को एक्नॉलेज कर रहा था, लेकिन इस बार वलार ने सबको दिखाया कि मिरियल ही असली क्वीन है। मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में फेरेजोन मिरियल को बंदी बनाने की हर कोशिश करेगा ताकि वो उसके प्लान्स में टांग ना अड़ा सके। और एलेंडल के केस में जैसे उसने अपने विजन में देखा वो न्यूमिनोर से चला जाएगा और हो सकता है वो मिडल अर्थ पर इंसानों का किंगडम स्टैब्लिश करने में लग जाए। वहीं सौरॉन को काजादूम में कुछ हाथ नहीं लगा, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। कैलिब्रिम्बोर ने साफ कर दिया कि उसे मिथ्रिल चाहिए ताकि वो रिंग्स बना सके। जब किंग डोरियन ने सौरॉन को और मिथ्रिल देने से मना कर दिया था तो सौरॉन ने अपने खून से एक ऐसा सब्सटेंस बनाया जो बाहर से काजादूम के मिथ्रिल जैसा लग रहा है। कैलिब्रिम्बोर ने ये सब्सटेंस ले लिया और शायद ये 9 रिंग्स का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बन जाएगा। ये सब्सटेंस शायद इंसानों की 9 रिंग में धोखेधड़ी या चीटिंग की लेयर ऐड करेगा। हमने देखा सौरॉन के एरिगन आते ही ऑक्स आर्मी भी वहां पहुंच गई। उसने हमला कर दिया है। यहाँ अफरा तफरी का माहौल है, एल्फ्स इधर उधर भाग रहे हैं और लोग डर से कांप रहे हैं। कैलिब्रिम्बोर जो अपने टावर में बंद है लोगों की चीखें सुन सकता है। उसने सौरॉन से कहा कि वो बाहर जाकर देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। सौरॉन नहीं चाहता वो बाहर जाए, वो चाहता है कि कैलिब्रिम्बोर को लगे सब कुछ ठीक है। लेकिन जब सौरॉन देखता है कैलिब्रिम्बोर उसकी बात नहीं मान रहा तो वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कैलिब्रिम्बोर को इल्यूजन दिखाता है जहां एरिगन में शांति और खुशी का माहौल है। कैलिब्रिम्बोर को जब सब सही लगा तो वो वापस अपनी वर्कशॉप में आ गया और फिर से रिंग बनाने में लग गया। ये तो क्लियर है कि कैलिब्रिम्बोर की तकदीर में 9 रिंग्स बनाने के बाद वो अपनी मौत का सामना करेगा। अब देखना ये होगा कि गिलगलैड, एलरॉन्ड और उनके एल्फ्स कैसे इस वॉर में अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इस सिचुएशन को अपने फेवर में लाते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा अडार अपनी ऑक्स सेना के साथ एरिगन पहुंच चुका था। उसने हमला शुरू कर दिया है। कैलिब्रिम्बोर जो सौरॉन के बनाए हुए इल्यूजन में फंसा है इंसानों के लिए रिंग्स बनाने में लगा हुआ है, हर चीज से बेखबर कि उसका प्यारा एरिग्योन बर्बाद हो रहा है। अचानक उसे एहसास होता है वो जिस हथौड़े से काम कर रहा है उसका एक स्टोन निकल चुका है। फिर उसे एक चूहा नजर आता है। इसके बाद उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। वो अपने को देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके चेहरे पर गंदगी और खून लगा है, यानी ये उसके इंटरनल स्ट्रगल को दिखा रहा है कि वो किस तरह सौरॉन के इन्फ्लुएंस में आकर अपने असली नेचर से दूर होता जा रहा है। तभी एनेटार जो सौरॉन के रूप में है आता है। कैलिब्रिम्बोर जब दोबारा अपना चेहरा देखता है तो वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके हथौड़े में स्टोन भी है। सौरॉन उसे एहसास दिला रहा है उसे कुछ याद नहीं रहता। वो कैलिब्रिम्बोर के सेल्फ डाउट को और बढ़ा रहा है। सौरॉन जानना चाहता है रिंग्स कब तक पूरी हो जाएंगी। कैलिब्रिम्बोर को बस कुछ ही दिन और लगेंगे। सौरॉन के जाने के बाद उसे फिर से चूहा नजर आता है। वो कैंडल पर एक तरह का निशान लगाता है और अपने काम में लग जाता है। सौरॉन वर्कशॉप से बाहर आता है। यहाँ तबाही का मंजर है। लोग अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एल्फ जवाबी हमला करना चाहते हैं
पर सौरॉन एल्फ से झूठ बोलता है कि कैलिब्रिम्बोर का दिमाग खराब हो चुका है। उसे लगता है रिवर इन्हें बचाएगी। इसलिए सौरॉन कमान अपने हाथों में ले लेता है, ये बोलते हुए कि वो सबको बचाएगा। इन्हें लग रहा है ऑर्क्स रिवर पार नहीं कर सकते, पर अडार अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने पहले तो एरिग्योन पर आग की बारिश करके एल्फ्स को घायल और मजबूर किया, फिर वहां मौजूद पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर फेंक कर उन्हें तोड़ दिया, जिससे नदी पर एक ब्रिज बन गया। ये बड़ी ही आसानी से एरिग्योन के गेट्स तक आ गए। अब बचा था सिर्फ उसमें एंटर करना। एक्चुअली अडार इतना चालाक है, उसे पता था अगर एल्फ्स घायल हो जाएंगे तो इनके जीतने के चांसेस हैं। सौरॉन सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो ऑर्क से मुकाबला करने के लिए रेडी हो जाएं। यहाँ एरेंडिर भी पहुंच चुका है। उसे ऑर्क के पास एरिगन का एक मैप मिला था जिस पर निशान बना हुआ था, जिससे उसे अडार के पूरे प्लान का पता चल गया। एरेंडिर को देखकर ऐसा लग रहा है वो फाइट के लिए तैयार है और सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ रहा है। दूसरी तरफ काज़ादूम में किंग डूरिन द थर्ड को एरिगन पर हमले की खबर मिल गई है। राजा को लग रहा है एल्फ्स को मिथरिल और गोल्ड की जरूरत पड़ेगी और अब ड्रॉप्स मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। वो नर्वी को ऑर्डर देता है कि रास्ता क्लियर करें ताकि वो माइनिंग कर सकें। वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नर्वी याद दिलाता है कि उसका बेटा ड्यूरिन द फोर्थ और दीसा अभी भी इन्हें खुदाई नहीं करने दे रहे, लेकिन ड्यूरिन द थर्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस तिजोरी फुल करनी है। नर्वी अपनी टीम के साथ माइंस की एंट्रेंस पर आता है। पता चलता है वो ड्यूरिन फोर्थ और दीसा का सपोर्ट कर रहा है। नार्वी रिंग की पावर को समझ चुका है। उसे पूरा यकीन है रिंग की वजह से किंग अपना कंट्रोल खो रहे हैं। फिर नार्वी बताता है उससे कोई मिलने आया है। ये एलरॉन्ड है, जिसे पिछली बार काज़ादूम से निकाल दिया गया था। वो चाहता है ड्रॉप्स एरिग्योन को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्फ्स की हेल्प करें। हमें पता है ड्यूरिन अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए मिडल अर्थ के किसी भी कोने में चला जाएगा। ड्यूरिन फोर्थ मान जाता है और वैसे भी वो जल्दी ही अपने पिता की गद्दी संभालने वाला है। वहीं एरिगन में ऑक्स आउटर वॉल पर अटैक करते हैं। वो इसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। एरिग्योन का कमांडर भी अपने पूरे फॉर्म में है। वो अपने साथियों के साथ मिलकर ऑक्स का सामना कर रहा है। बेसिकली वो उन्हें महल की दीवारों तक आने से रोक रहे हैं। जबकि वर्कशॉप में कैलिब्रिम्बोर कुछ नोटिस करता है। तभी सौरॉन आता है। उसे रिंग्स चाहिए। कैलिब्रिम्बोर उसे चूहा दिखाता है जो पहले भी उसे नजर आया था। कैंडल्स भी पूरे दिन में 1 इंच भी नहीं जली। कैलिब्रिम्बोर समझ जाता है सब कुछ एक लूप में हो रहा है। इस पर सौरॉन कहता है कि उसने कैलिब्रिम्बोर को वही सुकून दिया जो उसे रिंग्स बनाने के लिए चाहिए थी। कैलिब्रिम्बोर सोचता है कि वलार का कोई भी दूत ऐसा नहीं करेगा। वो समझ चुका है एनेटार सौरॉन है। कैलिब्रिम्बोर रिंग्स बनाने से मना कर देता है और गुस्से में अपना हैमर खिड़की से बाहर फेंक देता है। शीशे के टूटते ही कैलिब्रिम्बोर का इल्यूजन भी टूट जाता है। कैलिब्रिम्बोर जंग देखकर बहुत दुखी है। वो रो रहा है, मानो उसे पछतावा हो कि उसकी वजह से ये क्या हो गया। वो मिथ्रिल की बोतल तोड़ देता है। वो देखता है उसमें मिथ्रिल नहीं बल्कि सौरॉन का काला खून है। कैलिब्रिम्बोर डिसाइड करता है वो अपने लोगों के सामने सौरॉन का पर्दाफाश करेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो बाहर आता है। कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। इन्हें लग रहा है कैलिब्रिम्बोर पागल हो चुका है। इवन गार्ड्स भी कैलिब्रिम्बोर का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। एक्चुअली सौरॉन लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। वो नहीं चाहता लोग उसके अगेंस्ट खड़े हों। तभी मृदानिया उसे वापस वर्कशॉप में ले जाने की कोशिश करती है। कैलिब्रिम्बोर अपना हाथ उससे खींच लेता है। तभी सौरॉन अपना हाथ झटकता है, जिससे मृदानिया दीवार से नीचे गिर जाती है। ये ऐसा लगता है जैसे कैलिब्रिम्बोर ने उसे धक्का दिया। सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को एक अल्टीमेटम देता है। अगर वो उसे 9 रिंग्स दे देता है तो वो एरिग्योन को बख्श देगा, लेकिन अगर कैलिब्रिम्बोर मना करता है तो एरिग्योन तबाह हो जाएगा। हम देखते हैं यहाँ एल्फ्स की सेना आ गई है। एलरॉन्ड और किंग गिलगैलाड लीड कर रहे हैं। वो अडार और ऑक्स का सामना करते हैं। यहाँ एल्फ्स और ऑक्स के बीच का कंट्रास्ट काफी अच्छा दिख रहा है। एल्फ्स रोशनी में हैं, जबकि ऑक्स अंधेरे में। इससे पहले कि एल्फ्स हमला कर पाते, अडार उन्हें गैलाड्रिल को दिखाता है। एलरॉन्ड और अडार के बीच डील चल रही है। अडार को गैलाड्रिल की रिंग चाहिए, इसके बदले वो गैलाड्रिल को आजाद कर देगा। एलरॉन्ड एक पॉइंट पर अडार का दिल छू लेता है जब वो पूछता है कि क्या अडार अपने बच्चों ऑक्स की जिंदगी को सौरॉन से बदला लेने के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार है।
ये बात अडार को डिस्टर्ब करती है क्योंकि वो अपने लोगों के लिए खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाता। गैलाडियल नहीं चाहती कि एल्रॉन्ड अडार को उसकी रिंग दे। एल्रॉन्ड उसकी बात की इज्जत करता है और रिंग देने से मना कर देता है। अब जब उसने रिंग देने से मना कर दिया है तो गैलाडियल को मार दिया जाएगा, इसलिए एल्रॉन्ड को उसके साथ थोड़ा वक्त चाहिए। एल्रॉन्ड अपने क्लोक से पिन निकालता है और चुपके से उसे दे देता है। वो उसे किस करता है ताकि वहां मौजूद लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सके। वहीं काजादूम में डूरिन फोर्थ अपने लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो एल्स और एरिग्योन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उसकी बातें सच में मोटिवेशनल स्पीकर जैसी हैं। उसकी स्पीच ड्रॉफ्स को इतनी मोटिवेट करती है कि वो चीयर करते हैं। जब निकलने की सभी तैयारियां हो जाती है तब नेवी आता है। वो खून में लथपथ है। वो बताता है उसके पिता ने तहलका मचा दिया है। जो भी उनके रास्ते में आ रहा है वो उसे खत्म कर दे रहे हैं। उसे लगता है डूरिन अगर यहाँ से गया तो काजादुम बर्बाद हो जाएगा। डूरिन अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पड़ाव पर था। एक तरफ उसका दोस्त जो ऑर्क्स के खिलाफ एक खतरनाक बैटल लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसके खुद के लोग जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी डूरिन पर आ गई है। उधर गैलाडियल जब अकेली होती है तो मौके का फायदा उठाकर आजाद हो जाती है, बट वो कैंप में ही छुपी है। जबकि बाहर एल्रॉन्ड ऑक्स का सामना कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है, इसमें उसका घोड़ा भी मारा जाता है। इसे ऑर्क ने मारा है। एल्रॉन्ड अपने घोड़े की मौत का बदला ले लेता है। यानी अब एल्रॉन्ड सिर्फ एक वॉरियर ही नहीं बल्कि बदला लेने वाला बन चुका है। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है। जब गैलाडियल अपने भाई की मौत का बदला लेने निकली तो एल्रॉन्ड बार बार उसे समझाता कि बदला लेना सही नहीं है। उसके अंदर अंधेरा आ गया है और अब जब उसके घोड़े को मारा गया तो बदला लेने के लिए उसने एक सेकंड नहीं लगाया। मतलब समझाना बहुत आसान होता है, जब लोगों पर बीतती है तब वो उस सिचुएशन को बेहतर समझ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात हो गई है, जंग अभी भी जारी है। एक और ग्लग जो अडार का फेवरेट है, उसे लगता है इन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि दीवार को तोड़ने में टाइम लगेगा। पर अडार नहीं चाहता ये जरा सा भी टाइम वेस्ट करें। ग्लग को ये समझ नहीं आता कि अडार अपने बच्चों की जिंदगी को इतने खतरे में क्यों डाल रहा है। क्या वो इन्हें प्यार नहीं करता? अडार का कहना है वो नहीं चाहता कि वो सौरॉन के प्रिजनर्स बन जाएं। फिर अडार अपने टेंट में आता है। यहाँ गैलाडियल नहीं है। सभी ऑर्क्स उसे ढूंढ रहे हैं। पता चलता है वो ओवरसाइज क्लोक पहने यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है, बट उसे पहचान लिया जाता है। एंड मौके पर एरेंडर आकर उसे बचा लेता है। ग्लैडियल को पता चलता है कि एरेंडर अडार को खुद मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि इसमें उसकी जान जा सकती है। ग्लैडियल एरेंडर को समझाती है कि उसे अपना गुस्सा एरिगन को बचाने में लगाना चाहिए। वो कहती है कि इन्हें एल्विन हीरोज की जरूरत है और इस वक्त इन्हें एरेंडर की मदद चाहिए। उधर वर्कशॉप में कैलिब्रिम्बोर जंजीरों में बंधा है। सौरॉन जल्दी रिंग्स बनाने के लिए उसे फोर्स कर रहा है। सौरॉन कह रहा है कि मिडल अर्थ उसका शुक्रिया अदा करेगा जब वो अमन और सुकून ले आएगा। यहाँ वो अपने दर्द की कहानी सुना रहा है, कैसे मॉर्गोथ ने उसे टॉर्चर किया और अब वो कैलिब्रिम्बोर को भी वैसे ही टॉर्चर कर रहा है। सौरॉन कैलिब्रिम्बोर को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो दर्द वो महसूस कर रहा है वो उसकी खुद की गलती है और इसलिए वो इसे दूसरों पर न डाले। असल में कैलिब्रिम्बोर लालच में आ गया था। सौरॉन के जाने के बाद हम देखते हैं कैलिब्रिम्बोर रिंग्स बना चुका था। वो इन्हें आग में फेंक देता है, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसलिए वो अपनी हथकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन वो टूटती नहीं। तब वो अपना अंगूठा काट देता है और वर्कशॉप से बाहर आ जाता है। उसने ठान लिया है वो किसी भी हाल में रिंग्स को सौरॉन के हाथ लगने नहीं देगा। तभी एक ब्लास्ट होता है और कैलिब्रिम्बोर वॉल के पार गिर जाता है। वो जमीन पर पड़ा है। गार्ड्स उसे एनेटार के सामने ले जाने की सोच रहे हैं। यहाँ गैलाड्रियल आती है। वो गार्ड्स को यकीन दिलाती है कि कैलिब्रिम्बोर एरिगियन का लॉर्ड है। वो कैलिब्रिम्बोर से माफी मांगती है कि वो सौरॉन को एरिगियन लाई। कैलिब्रिम्बोर भी मानता है वो भी सौरॉन की चालबाजियों में आ गया। फिर वो गैलाड्रियल को इंसानों की 9 रिंग्स हैंड ओवर कर देता है और बोलता है कि वो उसका ख्याल रखे। जाने से पहले कैलिब्रिम्बोर एक इम्पॉर्टेंट बात कहता है। ये ताकत नहीं है जो अंधेरे को दूर रखती है, बल्कि रोशनी है। ये एक मोटिवेशनल और फिलोसफिकल मूवमेंट है जो दिखाता है कि कैसे होप और पॉजिटिविटी से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वहीं एल्रॉन्ड अपनी एक एल्फ साथी को इंकरेज करता है कि वो एरो से चारकोल की बाल्टी पर निशाना लगाए।
एक ऑर्क उसे घायल कर देता है, बट वो एल्फ अपना दम तोड़ने से पहले निशाना लगा देती है। एक ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत से ऑर्क मारे जाते हैं। अडार अब डिसाइड करता है कि वो हिल ट्रॉल को बैटलफील्ड में भेजेगा। वो उसका सीक्रेट वेपन है। ग्लग इस पर प्रोटेस्ट करता है, कहकर कि वो ट्रोल इनके लोगों को भी मार डालेगा। ट्रोल जंग के मैदान में आता है। उसके रास्ते जो भी आ रहा है वो उसे मार रहा है। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एल्फ्स हैं या ऑर्क्स। यहाँ इनकी लड़ाई में एरेंडर भी शामिल हो गया है। इस बीच सौरॉन रिंग्स ढूंढ रहा है। कैलिब्रिम्बोर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो सौरॉन को पकड़ लें, लेकिन सौरॉन अपनी पावर से उन्हें मार देता है। वहीं बाहर एल्रोंड, एरेंडर और गिलगिलैड ट्रॉल का सामना करते हैं और उसे मार गिराते हैं। बाद में अडार बैटलफील्ड पर आता है। उजाला होने वाला है। एल्रोंड एक राइडर को पहाड़ों पर देखता है और एक्साइटेड होकर गिलगिलैड और एल्फ्स को बताता है कि डूरिन आया है। ड्रॉप्स इन्हें बचाएंगे, लेकिन वो वोरोहिल है, उस पर बहुत से तीर लगे हैं। वोरोहिल एल्रोंड को बताता है कि काजादुम के दरवाजे बंद हैं। ड्रॉप्स नहीं आ रहे। एल्रोंड का दिल टूट जाता है। वो बार बार कह रहा है डूरिन आएगा। गिलगलैड अपने फोर्सेस को बैटल के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। जब अडार और ऑर्क्स इनकी तरफ बढ़ते हैं, एरेंडियर अडार पर अटैक करता है। बदले में अडार उसे मार देता है। फिर ऑर्क्स फाइनली एरिगेन के आउटर वॉल को तोड़ देते हैं और वो सिटी में एंटर करते हैं। अब अडार और एल्रोंड का सामना होता है। एल्रोंड अडार को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन अडार उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एल्रोंड को याद दिलाता है कभी भी गुस्से में युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो एल्रोंड को छोड़ देता है। अडार के हाथ में गैलाड्रिल की रिंग है, यानी अडार कितना पावरफुल है। वो गैलाड्रिल की स्ट्रेंथ को अपने हाथों में ले चुका है। जब हमने मिडल अर्थ को आखिरी बार देखा था, तब सब जगह हालात बिगड़ रहे थे। कुछ भी ठीक नहीं था, जैसे काजादुम की सिचुएशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा किंग डूरिन द थर्ड पर रिंग का गहरा असर हो रहा था। उन्होंने माइनिंग करने के लिए बहुत से ड्रॉप्स को मार डाला और इसी वजह से डूरिन फोर्थ अपने बेस्ट फ्रेंड एल्रोंड की हेल्प करने के लिए नहीं जा पाया। उसे काजादूम को अपने पिता से बचाना था। डूरिन फोर्थ जब खदानों के पास आता है तो देखता है कई ड्रॉप्स घायल हैं। दीसा उनका ख्याल रख रही है। वो और अंदर जाता है तो यहाँ उसके पिता अकेले ही एक दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा खजाना चाहिए। डोरिन अपने पिता को मना करता है, बट वो बात ही नहीं सुन रहे। डोरिन फोर्थ अपने पिता को धमकी देता है, कहकर कि अगर वो नहीं रुके तो वो उनका हाथ काट देगा। लेकिन डोरिन फोर्थ को खुद भी मालूम है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाएगा। किंग दीवार तोड़ देते हैं। यहाँ अंदर मिथ्रिल से पूरा एरिया ढका है, लेकिन इसी के साथ बलरॉग भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। वो किंग डूरिन पर हमला करता है, लेकिन जैसे ही डूरिन फोर्थ अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, बलरॉग डूरिन फोर्थ को दूर फेंक देता है। अपने बेटे को दर्द में देखते ही किंग अपनी रिंग उतार देते हैं और उसे नया राजा कहकर पुकारते हैं। फिर वो बलरॉग का सामना करने उस पर कूद पड़ते हैं, यानी अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए काजादूम का भार डूरिन फोर्थ के कंधों पर आ जाता है। इसके बाद ये अपने राजा की डेथ का शोक मनाते हैं। वहीं स्ट्रेंजर अपने दोस्तों को ढूंढते हुए स्टोर के इलाके में पहुंच गया है। यहाँ डार्क विजर्ड पहले से मौजूद है। डार्क विजर्ड स्ट्रेंजर को न सिर्फ पहचानता ही नहीं, बल्कि क्लेम करता है कि वो पहले एक विजर्ड ग्रुप का पार्ट था, जिसमें उसके और स्ट्रेंजर के अलावा 3 और लोग थे। डार्क विजर्ड बताता है स्ट्रेंजर ही था जिसे पहली बार मिडल अर्थ में सौरॉन से लड़ने का आइडिया आया। ये सब काफी कन्विंसिंग लग रहा है, लेकिन स्ट्रेंजर को कुछ अफवाहें सुनने को मिली थीं कि ये डार्क विजर्ड असल में सौरॉन का सपोर्टर है। उसने नॉरी और पॉपी को भी बंदी बनाया हुआ है, सेम वैसे ही जैसे स्ट्रेंजर ने अपने विजन में देखा था। हालांकि डार्क विजर्ड स्ट्रेंजर को सिर्फ दिखाने के लिए अपने गुलाम को मार देता है। स्ट्रेंजर को अब भी उस पर यकीन नहीं। उसे लगता है डार्क विजर्ड सौरॉन की जगह लेना चाहता है। गुंडाबेल इस जादूगर को डार्क विजर्ड कहकर बुलाती है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। डार्क विजर्ड टीम अप करना चाहता था, लेकिन यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, जो तब खत्म होती है जब डार्क विजर्ड यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो नॉरी, पॉपी और स्टूअर्स को भी मार डालना चाहता था, पर स्ट्रेंजर बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। दूसरी तरफ न्यूमिनोर में सब कुछ शांत लग रहा है। अब क्योंकि ये न्यूमिनोर है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एरियन ने एक बेल बजाकर सबका ध्यान खींच लिया,
जिससे मिरियल को सपोर्ट करने वाले लोग फेराजोन के साथ एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हो गए। फेराजोन बताता है कि उसे अब पता चल गया है कि मिरियल समुद्र को कैसे वश में कर सकती है, यानी वो कैसे उस बड़े समुद्री क्रिएचर का शिकार नहीं बनी, जैसा कि फेराजोन चाहता था। फेराजोन का मानना है कि मिरियल सौरॉन के साथ मिली हुई है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फेराजोन ने अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने और रूल करने के लिए इस झूठ का सहारा लिया और मिरियल के सपोर्टर्स को बंदी बना लिया। उधर एरियन, जो अब भी अपने पिता एलेंडिल से बहुत प्यार करती है, फेराजोन से छुपकर उन्हें अलर्ट करने जाती है। वो चाहती है उसके पिता यहाँ से भाग जाएं, वरना उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा। एलेंडिल फौरन क्वीन मिरियल के पास आता है। वो क्वीन को अपने साथ ले जाने आया है, बट वो साथ चलने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो यहीं रुकेगी और लड़ने का फैसला करती है। फिर वो एलेंडिल को एक तलवार गिफ्ट करती है जिसका नाम नर्सिल है। ये वही तलवार है जिससे इसिल्दुर ने सौरॉन का हाथ काटा था और उसके हाथ से द वन रिंग गिर गई थी। इसी दौरान जब तलवार टूटी तो इसे स्वॉर्ड दैट वाज ब्रोकन का नाम दिया गया। ये तलवार काफी मायने रखती है क्योंकि ये बाद में एरेगॉन के हाथ में भी आती है, जब वो थर्ड एज में खुद को एक राइटफुल किंग के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। नर्सिल का फिर से साथ होना और एरेगॉन के हाथ में आना द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी का एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है, जिसे फैंस और कहानी के लवर्स के लिए बहुत ही मीनिंगफुल माना जाता है। एलेंडिल के पास नर्सिल का आना, जो आगे जाकर मिडल अर्थ की लंबी कहानी का हिस्सा बन जाता है। इस तलवार को एलेंडिल द वाइट फ्लेम कहता है। ये एरिगन में बहुत काम आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलेंडिल का सफर बहुत दूर है और एरिगन के हालात खराब होते जा रहे हैं। वहाँ बिल्डिंग्स गिर रही हैं, आग लग रही है और ऑर्क्स बेकार में घूम रहे हैं। गैलेड्रियल एल्व्स के ग्रुप को एक सीक्रेट टनल से भगा रही होती है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास होता है ये टनल इतनी सीक्रेट नहीं जितनी वो सोच रही थी। इनका सामना ऑक्स से होता है, लेकिन गैलेड्रियल के पास एक तगड़ा प्लान है। वो हॉस्टेज बनने का फैसला करती है और ऑक्स को बताती है कि उसके पास 9 रिंग्स ऑफ पावर हैं, जो इंसानों के लिए बनाई गई हैं। जबकि कैलिब्रिम्बोर की वर्कशॉप में सौरॉन उससे रिंग की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। वो कैलिब्रिम्बोर को टॉर्चर कर रहा है। इस पर कैलिब्रिम्बोर का कहना है वो रिंग सौरॉन को कभी नहीं मिलेगी। फिर वो सौरॉन का मजाक उड़ाते हुए इस कदर टॉन्ट करता है कि वो उसे मार दे। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कैलिब्रिम्बोर बोलता है रिंग सौरॉन की बर्बादी का रीजन बनेगी और उसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कहकर बुलाता है। तभी ऑर्क्स आते हैं। हम देखते हैं सौरॉन रो रहा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या कैलिब्रिम्बोर की बातें सौरॉन के दिल को छू गई या फिर वो सच में उसकी मौत पर दुखी है। वो फौरन अपने इमोशंस को साइड करता है और उन ऑर्क्स को अपनी तरफ मिलाने का प्लान बनाता है। वहीं इसिल्दुर और थियो को दिखाया जाता है। ये दोनों अपने ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं। साथ ही इसिल्दुर न्यूमिनोर जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अभी न्यूमिनोर के हालात क्या हैं। हमने जब से थियो को देखा है, ऐसा लग रहा था वो अंधेरे का रास्ता बड़ी ही आसानी से अपना लेगा, लेकिन इसिल्दुर और एरेंडिर के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उसने रोशनी का साथ नहीं छोड़ा। अब ये देखना है कि क्या इनका इन्फ्लुएंस आगे आने वाले सीजन्स में भी उसे ऐसे ही रास्ता दिखाता रहेगा। इसिल्दुर और एस्ट्रिड के बीच की रिलेशनशिप भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसिल्दुर अपने घर न्यूमिनोर वापस जाने की तैयारी कर रहा है, जबकि एस्ट्रिड अपने फियांसे हेगन के साथ रहने का प्लान बना रही है। एस्ट्रिड जब इसिल्दुर से मिलती है, वो बताती है कि जब हेगन उससे प्यार का इजहार करता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता, जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। ये इसिल्दुर को एक मौका देता है कि वो एस्ट्रिड को अपने साथ न्यूमिनोर आने के लिए कहे, लेकिन इसिल्दुर को ये नहीं पता कि नए न्यूमिनोर की शक्ल अब केमन के रूप में उसके सामने है। केमन डॉक पर घूम रहा है जैसे वो वहां का मालिक हो, और टेक्निकली वो है भी। केमन डॉग को इम्प्रूव करने के लिए नए प्लान्स बना रहा है। इसिल्दुर आता है, दोनों हक करते हैं, लेकिन उनका मूड जल्द ही खराब हो जाता है। जब इसिल्दुर केमन को बताता है कि एस्ट्रिड इनके साथ जा रही है, तो ये हेगन के लिए एक शॉक होता है। वो इस बात से खुश नहीं है। इसके बाद केमन इसिल्दुर को इन्फॉर्म करता है कि शिप पर लो मैन के लिए कोई जगह नहीं है और वहां फेराजोन सब कुछ संभाल रहा है, जिसका मतलब है कि इसिल्दुर का स्टेटस काफी गिर गया है। और इससे भी बुरा ये है कि एलेंडिल अब एक वांटेड मैन बन चुका है। इसिल्दुर अब ये जान गया है कि उसका पुराना दोस्त केविन कितना बदल चुका है। जल्दी ही पेलरगिर के सभी लोगों को भी पता चल जाता है,
जब केमन अनाउंस करता है कि टाउन में एक महल बनाया जाएगा और यहाँ मौजूद लोगों को अगर खाना चाहिए तो उन्हें उसके लिए लकड़ियां काटनी होंगी। उधर एरिगन के बाहर गैलाड्रियल अडार की टर्म्स मान लेती है। वो सौरॉन के खिलाफ उसके साथ लड़ने के लिए तैयार है। गैलाड्रियल देखती है अडार ने उसकी रिंग पहन ली है और वो बेहतर लग रहा है, लेकिन एक हैंडसम एल्फ के रूप में रहने की बजाय वो अडार बनकर रहना चाहता है, जो वो असल में बन चुका है। वो रिंग गैलाड्रियल को वापस कर देता है। अडार अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है और लगता है कि इनके बीच एक डील हो गई है। वो सौरॉन को हरा देंगे। अडार और उसके ऑक्स मॉडोर वापस जाएंगे और वो भूल जाएगा कि गैलाड्रियल ने उसके ज्यादातर बच्चों को खत्म कर दिया है। ये डील दोनों के लिए अच्छी लग रही है और मिडल अर्थ के लिए भी। ऑक्स और एल्व्स अब और नहीं लड़ेंगे। ये खुशी सिर्फ कुछ ही देर चलती है, जब तक कुछ ऑक्स नहीं आते जो अडार को ट्रिक करते हैं और उसे मार डालते हैं, वैसे ही जैसे सौरॉन को मारा गया था। अब मॉर्गोथ का क्राउन सौरॉन के पास है। फिर वो गैलाड्रियल को देखता है, मानो उससे कह रहा हो कि अब वो गैलाड्रियल के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें लाने वाला है। अब जब अडार मर चुका है, सभी ऑक सौरॉन के हैं और उनका पहला काम एरिगन को तबाह करना है। बट वो एल्व्स के लीडर्स को जिंदा रखेंगे। वो इस काम को करने के लिए बहुत खुश हैं और इस प्रोसेस में वो कैलिब्रिम्बोर के स्क्रॉल्स को भी जला देते हैं, जबकि एल्ड्रॉन मना करता रहता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ डर से देख सकता है। एरिगन के हाल तो काफी खराब हैं, लेकिन ये अभी भी इतने खराब नहीं हैं, क्योंकि आखिरकार लड़ने के लिए कुछ ड्रॉप्स आ जाते हैं। लेकिन ये डूरिन फोर्थ नहीं है। एल्डोन को बताया जाता है वो शोक में है, जबकि गैलाड्रियल भी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो सौरॉन के साथ एक स्वॉर्ड फाइट शुरू करती है, जिसमें सौरॉन अपने रूप बार बार बदलता है। पहले वो हेलब्रांड का रूप ले लेता है, जिसे गैलाड्रियल पसंद करती थी। फिर वो गैलाड्रियल का रूप, कैलिब्रिम्बोर और फिर आखिर में अपने सिल्की हेयर्ड एनेटार लुक में वापस आ जाता है, जो एरिग्योन में उसकी पहचान है। लगता है उसे ये रूप सबसे ज्यादा पसंद है। इसी रूप में वो गैलाड्रियल को मॉर्गोथ के क्राउन से घायल कर देता है और कहता है कि उसे उसकी रानी बनना चाहिए था। गैलाड्रियल बच तो जाती है, लेकिन वो 9 रिंग्स ऑफ पावर का कंट्रोल खो देती है। ये काफी बुरा हो सकता है, लेकिन अगर सौरॉन को गैलाड्रियल की रिंग भी मिल जाती है तो ये और भी बुरा होगा। इसे रोकने के लिए गैलाड्रियल एक क्लिफ से नीचे कूद जाती है। वो बच जाती है, लेकिन जब एल्रॉन्ड, एरेंडर और हाई किंग उसे ढूंढते हैं तो वो काफी बुरी हालत में है। उसे गिरने से चोट नहीं लगी, बल्कि उस क्राउन से लगी है जो सौरॉन ने उसके सीने में घुसा दिया। एल्रॉन्ड को महसूस होता है कि गैलाड्रियल को अब भी बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इन्हें ड्रिंक्स के हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वहीं रून में नॉरी गांव को देख रही है, जबकि पॉपी एक फिलोसफिकल मोनोलॉग शुरू करती है। उसका फोकस लॉस पर है। ये साफ है कि नॉरी और स्ट्रेंजर अभी के लिए अलग रास्तों पर हैं। स्टुअर्ट्स नॉरी और पॉपी के साथ जा रहे हैं, जहां वो सीखेंगे कि कैसे एक जगह रुकने की बजाय चलती फिरती जिंदगी जीनी है। इनके जाने के बाद स्ट्रेंजर की बहुत सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। उसे जमीन पर एक छड़ी नजर आती है, जिसे वो अपने सपनों में देखता था, और जो नाम स्टुअर्ट्स ने उसे दिया है वो ग्रैंड एल्फ है, जिसे हम गैंडाल्फ भी कह सकते हैं। इसके बाद गैंडाल्फ टॉम बॉम्बिडल के पास लौट आता है। गैंडाल्फ को लगता है ये सब उसका टेस्ट था। वो जब अपने दोस्तों को ढूंढने जाता तो उसे उसकी छड़ी मिल ही जाती। बेसिकली उसे पावर को नहीं, बल्कि दोस्तों की तलाश करनी थी। और टॉम बॉम्बिडल अपने अंदाज में इस बात को न तो कंफर्म करता है, न डिनाई, कि अब वो गैंडाल्फ के नाम से जाना जाएगा, जो ग्रैंड एल्फ से ज्यादा आसान लगता है। इस खुशी को मनाने के लिए वो और टॉम गाना शुरू कर देते हैं। यह मूवमेंट एक नई शुरुआत और स्ट्रेंजर की पहचान की तरफ इशारा करता है, जब वो अपने दोस्तों की तलाश करते हुए अपने असली ताकत और पहचान को समझने लगता है। दूसरी तरफ एल्रॉन्ड एरिगन की तबाही देख रहा है और थियो पेलरगिर की गिरावट। इसिल्दुर अकेले ही न्यूमिनोर लौट रहा है, जबकि मिडियल फेराजोन के सामने खड़ी है और उसकी तरफ से जो भी इल्जाम उस पर लगाए जा रहे हैं उन्हें वो खामोशी से सुन रही है। और एलेंडिल न्यूमिनोर की तरफ देख रहा है जब वो वहां से निकल रहा होता है। उधर पॉपी कहती है, जो टूटा है वो नहीं ठीक होगा, सिर्फ नया बनाने की कोशिश की जा सकती है। ये आखिरी वर्ड सौरॉन की तरफ इशारा करते हैं, जो दिखाता है जब एक तरफ सब कुछ खत्म हो रहा है
तो दूसरी तरफ सौरन नए प्लान्स बना रहा है जो और भी बुरा हो सकता है। सीजन के आखिर में कुछ नई कहानियों ने जन्म ले लिया है, जैसे डार्क विजर्ड, वो अभी भी जिंदा है। डोरिन फोर्थ जो एरिगॉन की हेल्प करने के लिए एक्साइटेड है। कुछ दूसरे ड्रॉफ्स लीडर्स जिनसे उसके पिता ने टैक्स के नाम पर पैसे लिए थे, उन्हें अब वो अपने पैसे वापस चाहिए। और एक और प्रॉब्लम है, सबको लगता है डोरिन थर्ड डोरिन फोर्थ को गद्दे पर नहीं बैठाना चाहते थे, और ये अफवाह काजादूम में फैल चुकी है, जिस वजह से कुछ और ड्रॉफ्स लॉर्ड डोरिन के भाई का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी हो सकता है डोरिन फोर्थ की बजाय राजगद्दी पर उसका भाई बैठे। ये ड्रॉफ्स के लिए खराब खबर है और एल्फ्स के लिए भी मुश्किल वक्त है। गैलाड्रियल जिंदा है। वो देखती है कि सौरॉन के पास मिडल अर्थ के फ्यूचर को संभालने के लिए सभी कार्ड्स हैं। एल्फ्स के पास चैलेंजेस हैं। उससे पूछा जाता है कि वो क्या सलाह देना चाहती है, तो उसे कैलिब्रिम्बोर के वर्ड्स याद आते हैं। ये ताकत नहीं है जो अंधेरे को जीत लेती है, बल्कि रोशनी है, और सूरज अब भी चमकता है। ये सुनकर हाई किंग गिलगैलाड अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाता है। एल्फ जोश में चिल्लाते हैं, और इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना है नॉरी पॉपी क्या स्टूवर्स हैं। स्ट्रेंजर यानी गैंडल्फ आगे क्या करेगा, और केमिन अपनी और कितनी हदें पार करेगा। एलेंडिल का सफर कैसा होगा। इसिल्दुर जब न्यूमिनोर पहुंचेगा तब क्या होगा। क्या सौरॉन अगले सीजन में अपनी रिंग्स दवन बनाएगा। देखेंगे क्या होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।